ये है यूना, उसे डिलीशियस खाना बनाना अच्छा लगती है। सिर्फ वो खुद के खाने के लिए तैयार नहीं करती है, बहुत सारे लोगों के लिए भी खाना बनाती है और दूसरी दुनिया के लोगों के लिए भी। डिनर टाइम पे यूना उसके फ्रेंड एमी को कह रही थी उसे कुछ दिनों से अलग कुछ फील हो रही है। उसके घर पर अजीब अजीब चीजें हो रही है। वो चीज सामान को जैसे रखती है, सुबह उठने के बाद वैसा नहीं देख पाती है। वो सुबह उठ के देखती है उसके एसी के रिमोट दूसरी जगह पर है, चेयर भी दूसरी तरफ है। एमी पूछती है क्या इसका मतलब इस हाउस पर भूत है। उसे लग रही है ये जगह हॉन्टेड है और डेंजरस है। यूना थोड़ी डर जाती है। एमी कहती है ये भी हो सकती है भूत उसके पीछे पीछे आ गया। वो यूना को डराने की कोशिश की थी। उस टाइम बाहर दरवाजे पर आवाज होने से एमी डर के यूना को पकड़ लेती है। वो कहती है उसे पता है भूत उन दोनों को खाने के लिए आ गया। यूना उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो दरवाजा खोल के देखने जाती है। बाहर जाके यूना देखती है उस जगह पे कोई नहीं है। एमी उसके पीछे आ गई थी। वो टेंशन में कहती है वो दोनों ज्यादा ही ड्रंक हो गया है, इसीलिए सही से नहीं सुन पाया था। एमी कहती है उसे अब घर चला जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे इल्यूशन होती ही रहेगी। रात भी हो गया है। यूना सोचती है वो ज्यादा ही ड्रंक हो गई है, उसे जल्दी सो जाना चाहिए। यूना एमी को दरवाजे तक छोड़ आती है। एमी के जाने के बाद यूना प्लेट्स वैसे ही रखकर जब रूम की तरफ जा रही थी उसके पैर फिसल जाने से वो गिरने लगती है। तब एक लड़का आके उसे पकड़ लेते है। यूना उसे देख के सोचती है क्या ये लड़का इस शहर का है, लेकिन उसे तो ऐसा नहीं लग रही है। हो सकती है ये उसकी ड्रीम है। ये लड़का गेम के दुनिया की तरह है। फिर उसे लगता है ये कोई फेरी है। वो लड़के को थैंक्स कहती है। वो लड़का उसे सोफे पे रखकर गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे यूना नींद से उठ के सोच रही थी कल रात जिस लड़के को वो देखी थी वो कौन है। उसे लगता है इस पृथ्वी पर वैसे कोई नहीं रह सकता, ये उसका सपना है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। यूना घबरा के उठ जाती है। वो सोच रही थी ये कौन है और दरवाजा ना खुल के ही कैसे अंदर आ गया। उसे याद आती है ये वही फेरी लड़का है जो उसे गिरने से हेल्प किया था। इसका मतलब ये कोई ड्रीम नहीं था, ये सच है। यूना उस लड़के के पास तलवार देखकर डर जाती है। वो पुलिस बुलाने के लिए फोन उठाती है। वो लड़का उसके तरफ हाथ बढ़ाने से ही यूना डर जाती है। वो उसे दूर रहने के लिए कहती है। इस लड़का का नाम है रे। वो यूना के बिहेवियर देखकर घबरा जाता है। उसके बाद ही उसे भूख लगने से उसके स्टमक पे आवाज होते ही यूना उसे खाना ऑफर करती है। उसे लगता है लड़के को भूख लग गया है। वो उसे बैठने के लिए कह के खाना बनाने चली जाती है। वो फ्रिज खोल के देख रही थी कौन सी खाना ज्यादा हेवी नहीं होगा, उसे वैसे ही बनाना पड़ेगी। यूना कुछ नहीं समझ पा रही थी कौन सी डिश बनाएगी। फिर उसने अंडा, गाजर और कुछ सामान लेकर सोचती है उसे जल्दी से वेजिटेबल चावल बना लेना चाहिए। यूना चावल को धोने के बाद वेजिटेबल्स को छोटे छोटे टुकड़े में काट देती है। वेजिटेबल्स फ्राई करने के बाद वो उसमें अंडे ऐड कर देती है। चावल को पकाने के बाद उसे अनजान लड़के के बारे में याद आती है। वो रे से पूछती है वो कौन है और कैसे उसके घर पे चला आया। रे कहता है वो कोई अनजान नहीं है, उसका नाम है रे और वो सन फॉरेस्ट के एजेंट है। यूना को लग रही थी रे अजीब है, इसीलिए फालतू की बातें कर रहा है। रे कहता है उसे इस जगह पर कुछ काम है, इसीलिए वो आ गया। सन फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ के लोग यूनिवर्स को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। यूना पूछती है क्या उसे इस जगह के लैंग्वेज के बारे में पता है। रे कहता है उसके वर्ल्ड के गॉड डियोन ने उन्हें ऐसा पावर दिया है जिससे कुछ सालों से उसे इस वर्ल्ड के लैंग्वेज समझ आ रहा है। यूना पूछ रही थी तो रे उसके घर पे क्यों चला आया। रे कुछ एक्सप्लेन करने से पहले यूना सोचती है उसे पता है रे भूख के वजह से चला आया। वो रे को जल्दी खाने के लिए कहती है। वो बाद में रे की बातें सुनेगी क्योंकि यूना एक कुक है और उसे लगता है कोई भी कुक इंसानों को भूखा नहीं देख सकता। वो खाना सर्व करने के बाद रे बाउल पर जो खाना था उसे अच्छे से देख रहा था। यूना के कहने पर एक चम्मच चावल खाने से वो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है कि यूना डर कर पूछ रही थी रे को क्या हुआ है, क्या उसे ये खाना पसंद नहीं आ रहा है। रे कहता है खाना गर्म है, उसे पानी चाहिए। यूना पानी लेने के लिए जाती है। रे फिर से खाना शुरू कर देता है। वो पहली बार ऐसे डिलीशियस खाना खा पाया है। उसे नहीं पता है कैसे इतना डिलीशियस खाना कोई बना सकते हैं। यूना आ गई थी। उसे अच्छा लगा कि रे को उसका खाना पसंद आया। रे उसे थैंक्स कहता है इतना डिलीशियस खाना बना देने के लिए। यूना मुस्कुराती है। रे उसके अधूरे बातों को फिर से कहना शुरू कर देता है। वो सन फॉरेस्ट से आया है क्योंकि कुछ ही दिनों में ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने जाने वाला है। उन सबको यूना की पावर चाहिए। यूना थोड़ी सी स्माइल करती है और पूछती है क्या रे के
भूख मिट गया है। रे सोच रहा था यूना ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है। यूना अब उसे चले जाने के लिए कहती है। रे कहता है उसे लगता है मिस को अच्छे से नहीं समझ आई। वो फिर से एक्सप्लेन करने जाता है। यूना कहती है उसे समझ आ गई है, अब रे जा सकता है। यूना उसके हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जा रही थी। रे उसे विश्वास करने के लिए कहता है। यूना कहती है उसे और कुछ नहीं सुनी है। रे अपसेट होके उसे हेल्प करने के बारे में कहता है। यूना उसे बाहर निकल के सोच रही थी क्या गॉड इतना सुंदर होते हैं। उसे लगता है ये झूठे हैं। यूना रे को और किसी के पावर ढूंढने जाने के लिए कहती है। रे बाहर निकल के उसके तरफ ही देख रहा था। यूना दरवाजा बंद करके सोचती है उसे लगता है रे ड्रामा कर रहा है। क्या वो चला गया है। यूना बाहर किसी के आवाज नहीं सुन पाती है। वो दरवाजा खोल के देखने जाने से खुद को रोकती है। वो खुद के काम करने के लिए चली जाती है। 4 घंटे बाद यूना की साफ सफाई कंप्लीट हो जाती है। वो अब रे को देखने के लिए दरवाजे के पास जाती है। उसे पता है इस ठंड के मौसम में बाहर कोई नहीं रह सकता है। खुद को ये समझा कि जब दरवाजा खोलती है तो उस जगह पे रे बैठा था। वो सरप्राइज होके सोचती है कैसे कोई इंसान इस ठंड में 4 घंटे से रह सकते हैं। यूना को देखकर रे के आंखों से आंसू निकल आते हैं। यूना उसे अंदर आने के लिए कहती है। रे अंदर आने के बाद यूना उसे थोड़ा गर्म ड्रिंक देके पूछती है रे अभी तक क्यों नहीं गया। वो कैसे ठंड में रह सकता है। रे कहता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो ऐसे नहीं जा पाएगा। यूना विश्वास करना शुरू करती है कि सच में रे अलग दुनिया से आए हुए इंसान हो सकते हैं, इसीलिए अपसेट है और उसने उसे गिरने से बचाया था। उसे रे के साथ बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। यूना रे को हनी मिल्क पीने के लिए कहती है, इससे वो ठंड के वजह से बीमार नहीं पड़ जाएगा। रे मिल्क को पीने के बाद पूछता है आप क्या मिस उसके साथ जा सकती है। यूना सोचती है रे को पृथ्वी के खाना बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस पृथ्वी पर रहना है। अगर रे सच में प्रॉब्लम में है तो उसे हेल्प के लिए और किसी को ढूंढ लेना चाहिए। रे कहता है वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पृथ्वी पर वो किसी को नहीं पहचानता है। पहली बार मिस को ही देखा था। रे उठकर चला जाता है। यूना उसे पीछे से बुलाती है लेकिन वो नहीं रुकता। यूना देखती है रे उसके शू कैबिनेट के अंदर चला गया है। अब उसे समझ आई है कि ये कैबिनेट से दूसरी दुनिया के पोर्टल जुड़ी हुई है। शू कैबिनेट पूरा खाली था, उस जगह पे कोई नहीं है। यूना उसके लाइफ में ऐसा मैजिक कभी नहीं देख पाई। उसे ये सब कुछ इमेजिनेशन लग रही थी। यूना कहती है उसे और कुछ खाना बनाने जाना चाहिए। तभी रे उसके सामने आ जाता है। यूना चमक जाती है। रे टेबल के सामने जाके बैठता है। यूना पूछ रही थी रे कैसे यहाँ से गायब हो सकता है और क्या उसके पास पावर भी है। रे कहता है उसके लैंग्वेज मैजिक वीक हो गया था, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ा मैजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो यूना को एक्सप्लेन करता है कि उसके लैंग्वेज अलग है, इसीलिए उसे 2 दिन से मैजिकल पावर से यूना के साथ बातें करना पड़ा। अब यूना देखती है रे के फेस एक्सप्रेशन और स्पेलिंग दोनों ही अलग है, जैसे वो किसी मूवी के डब्ड वर्जन देख रही थी। यूना उसे कहती है कि वो रे को पूरी तरह से विश्वास कर लिया है, लेकिन वो किसी भी हालत में उसके दुनिया छोड़ के और किसी जगह पे नहीं जाएगी। रे कहता है मिस के ना जाने से वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा क्योंकि उसे गॉड ने ऑर्डर दिया है सन फॉरेस्ट की देखभाल करने के लिए और इस वर्ल्ड के फ्यूचर सेवियर मिस यूना के असिस्टेंट बन के रहने के लिए। वो अकेले नहीं जा सकता। रे उसे ट्रायल लेने के लिए ऑफर करता है। सन फॉरेस्ट जाने से उसे काफी सारे अनजान लोग मिलेंगे। ये ट्रायल 3 महीने के लिए फ्री है। उस टाइम पे उसे टास्क कंप्लीट करनी पड़ेगी और इस जगह असली प्राइस है 3 करोड़ जो अब इंस्टॉलमेंट पर उसे दिया जा रहा है। यूना इतना कुछ सुन के हैरान रह जाती है। वो सब मना कर देती है, उसे रे के साथ नहीं जाना है। रे भी जिद लेकर बैठ जाता है कि वो यूना को लेकर ही जाएगा। यूना को पता है अगर वो रे को इसी वक्त बाहर निकल दे तो रे बाहर जाके फिर से ठंड मौसम में रास्ते पर ही बैठ जाएगा। उसे अब खुद के डिसीजन पे रोना आ रही थी। वो रे को कहती है गर्मी के मौसम आने के बाद ही वो रे को धक्के देकर उसके घर से निकल देगी। यूना उसके रूम पे जाके भी रे के लिए टेंशन कर रही थी। उसे रे के डिनर के बारे में याद आते ही वो बाहर जाके देखती है रे क्ले टाइप कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। यूना गुस्से से पूछती है रे कैसे ये अजीब चीजें खा सकता है, उसे भी नहीं पता है ये क्या है। रे मासूम की तरह कहता है वो तो पृथ्वी पर आने के बाद यही खाया था और उसके इलाकों में भी यही मिलता है। यूना थोड़ी सी खाते ही उसे पता चलती है ये डस्ट है जो ठंड में पत्थर की तरह जम गया है। वो नाराज होकर उसे ये सब खाने से मना करती है। रे हैरान रह जाता है। यूना उसके लिए असली खाना बनाने जाती है। उसे लगता है रे पहली बार खाना खा रहा है। वो उसके लिए सिंपल कुछ खाना बनाने के सामान ले आती है। वेजिटेबल्स को चॉप करके उसमें एक डाल के
पहले से बनाए हुए मैदे को फिर से मिक्स करके उसके ऊपर वेजिटेबल्स और एग मिक्सिंग से पूरी तरह कवर कर देती है। फिर माइक्रो ओवन पर बेकिंग के लिए रख देती है। उसके बाद यूना सॉस और वेजिटेबल्स मिला के कुछ सलाद बना लेती है। खाना तैयार होने के बाद यूना ब्रेड के साथ सलाद, फ्रेंच डिश और जूस सर्व करती है। रे क्यूट फेस बना के खाना शुरू करता है। यूना सोच रही थी अगर रे ने ऐसे फेस बना के उसे जाने के लिए कहे तो वो राजी हो सकती है। फिर उसने खुद को कन्विंस करती है कि उसे नहीं जाना है। वो ज्यादा सोच रही है। वो रे के खाने के बाद डेजर्ट में नाट आइसक्रीम ले आती है। रे खा रहा था। यूना ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कैसे रे के दुनिया के लोग डिश पे पत्थर खा सकते हैं। ये कौन सी दुनिया है। उसे लग रही है रे इस वर्ल्ड के खाने से कंफर्टेबल फील कर रहा है। खाने के बाद यूना रे के दुनिया के बारे में और भी जानना चाहती है। रे कुछ सर्किल ड्राइंग करके एक्सप्लेन कर रहा था कि सेंटर पे यूना के डायमेंशन है और उससे कुछ दूर ही साइड के सर्किल पर उसके डायमेंशन है। रे समझाता है कि इस यूनिवर्स में कई सारे डायमेंशन है, लेकिन सेंटर पे जो डायमेंशन है उसमें कोई मैजिक या ऑरा नहीं रहता है। उसके वर्ल्ड में ये सब के बिना कोई भी सोल नहीं रह पाते हैं। उनके पास पृथ्वी एक अलग दुनिया है। उसे लगता है मिस यूना के पास भी मैजिक्स रह सकते हैं। यूना कहती है उसे मैजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ फेयरी टेल पर मैजिक्स देखी थी। रे कहता है उसके डायमेंशन पर ये कोई ड्रीम नहीं है। उसने एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि इस दुनिया के सबसे बड़ी तबाही का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हेट्रेड, यानी नफरत का समझौता। बहुत साल पहले ब्रीडा नाम की एक पावरफुल मैजिशियन ने एम्पेरर से बदला लेने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी मौत के साथ उसकी नफरत खत्म नहीं हुई, बल्कि वो नफरत एक भयानक श्राप में बदल गया है जिसने पूरे लैंड को बर्बाद कर दिया है। श्राप इतना खतरनाक था कि लोगों ने उस पूरे इलाकों में पावरफुल बैरियर से सील कर दिया है और उस बैरियर के नीचे आज भी वही महान डेमन सो रही है जिसका नाम है ब्रीडा। यूना पूछती है क्या उस डेमन को खत्म करने के लिए उसे समन किया गया है। रे कहता है ये सच है क्योंकि कोई भी इंसान नहीं रह पा रहा है। उनके बॉर्डर टूट रहे हैं। सीनियर ने कह दिया है इससे सिर्फ दूसरी दुनिया के लोग ही उन्हें बचा सकते हैं। यूना कहती है उसे समझ आ गई, लेकिन कैसे वो डेमन से लड़ पाएगी। उसके पास तो कोई पावर भी नहीं है। रे को क्या लगता है सन फॉरेस्ट में जाने से उसके पावर आ सकते हैं। रे कहता है उसे इतना कुछ नहीं पता। उसे उसके गॉड और सीनियर ने भेजा है। वो सिर्फ टास्क कंप्लीट कर रहा है। यूना को समझती है रे सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से इस जगह पे आ गया है। वो उस दुनिया के मैजेस्टी के बारे में जानना चाहती है। रे उसे बताता है कि उसकी दुनिया में कोई मैजेस्टी नहीं रहता। वो सब यूनिवर्स के लिए काम करता है। यूना हैरान रह जाती है कि ये कैसा दुनिया है जहाँ डेमन है, कोई इंसान नहीं रह पा रहा है और गॉड भी है। उसे सब कुछ उलझा हुआ लग रही थी। 5 दिन बीत गया है। रे यूना के घर पे ही था। वो जब यूना के काम में हेल्प करने आता है, यूना उसे कुछ टाइम रेस्ट लेने के लिए कहती है। वो अकेले ही कर पाएगी। असल में यूना रे के दुनिया से खुद को जोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए उससे ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। रे फिर भी काम में हेल्प करते करते उसके हाथों से डिश नीचे गिरने से टूट जाता है। वो यूना से सॉरी कह रहा था खुद की गलती के लिए। यूना सोच रही थी रे क्यों इतनी सी गलती के लिए इतना रिएक्ट कर रहा है। उसे लगता है रे के दुनिया में उसके साथ कुछ हुआ था। वो फिर से खुद के काम पे ध्यान देती है। उसे मूवी देखने के लिए पॉपकॉर्न नहीं पसंद है, इसीलिए यूना ब्रेड के ऊपर बटर, गार्लिक पेस्ट और कुछ मसाला देके स्लाइस करके ओवन में बेक कर लेती है। फिर छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मसाला स्प्रिंकल्स देकर रे को भी देने के लिए ड्राइंग रूम पे आती है। रे टीवी देख रहा था। यूना कुछ दिनों से वेबसाइट पर मैजिकल वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए सर्च कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। लास्ट टाइम उसे एक मूवी मिली है जो उन दोनों ने देखने के बाद जब रे से पूछ रही थी क्या उसका वर्ल्ड ऐसा है, तब रे के एक्सप्रेशन देख के उसे समझ आ गई है। रे मूवी के कुछ नहीं समझ पाया। यूना डिशेस लेके जब किचन की तरफ जा रही थी, रे उसे हेल्प करने के लिए कहता है। वो इस बार कुछ भी वेस्ट नहीं करेगा। यूना जानती है रे इस जगह पे कुछ रीजन के लिए रह रहा है, लेकिन वो उस दुनिया के बातें स्किप कर रही है। वो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से रे को रख दिया था। उसे लगता है रे रोबोट जैसा काम करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसे रे के लिए बुरा लग रही थी, लेकिन वो अनजान इंसान को आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगी। रे के टाइम हो गया था। वो फिर से मैजिकल स्पेलिंग पावर ले आने के लिए गया था। यूना अकेले बोरिंग फील कर रही थी, तभी रे आ जाता है। यूना कहने जाती है कि वो रे को मिस कर
रही थी। तभी देखती है रे के फेस और बॉडी में जख्म है। यूना उसके जख्म पर मेडिसिन देके पूछ रही थी रे के साथ ऐसा किसने किया है, क्या उसे ज्यादा दर्द हो रहा है। रे शांत था। यूना को कुछ याद आते ही वो सरप्राइज्ड होकर पूछती है क्या उसके बनाए हुए खाना खाने के वजह से रे को पनिशमेंट दिया गया है। रे उसे बताता है कि लॉ के अनुसार से उसे इस पृथ्वी पर कोई भी एडवांटेज लेने से उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। यूना पूछती है तो क्यों रे ने उसे इसके बारे में पहले नहीं कहा। रे कहता है उसके पास ये मौत से ज्यादा नहीं है। यूना पूछ रही थी क्या वो सब खाने में सिर्फ पत्थर जैसा जेल ही खाते हैं। रे कहता है उसकी दुनिया पे सर्वेंट के लिए सिर्फ जेल ही एक डिश है। उनके सीनियर ने ये जेल क्रिएट किया है जिससे सर्वेंट्स के एंटरटेनमेंट रोका जाए। यूना पूछती है क्या उनके दुनिया के लोग मानते हैं कि लाइफ में सिर्फ फोकस करना चाहिए, एंटरटेनमेंट से लाइफ नहीं चलता। रे कहता है वो ये सब नहीं मानता है। यूना कहती है क्या रे को म्यूजिक, ड्रामा, डांस ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। रे कहता है उसे ये सब कुछ अच्छा लगता है। यूना उसे खुद की मर्जी से जीने के लिए कहती है। फिर पूछती है रे को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। रे के आंखें चमक रहा था। वो कहता है उसे सेवियर के बनाए हुए डिशेस अच्छा लगा, खाने से उसे खुशी मिलता है। यूना रे को ये बातें सबसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है कि उसके कुकिंग रे को अच्छा लगता है। रे कहता है वो ये नहीं कर पाएगा, उसके दुनिया में झूठ बोलना नियम के खिलाफ है। यूना उसे चले जाने के लिए कहती है। रे नहीं जाना चाहता है। यूना सोचती है देर हो रही है, उसे सो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे यूना टायर्ड थी, फिर भी उसे खाना बनाना ही पड़ेगी, इसीलिए वो धीरे से फ्रिज के पास जा रही थी। रे यूना के फैमिली के बारे में जानना चाहता है। उसे उसके सीनियर ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। अगर यूना की कोई फैमिली ना रहे तो ही उसे उस दुनिया में समन किया जाएगा। यूना के आसपास किसी को उसने नहीं देखा, फिर भी उसे कंफर्म करना पड़ेगा। यूना कहती है उसके पास अब कोई नहीं है। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसे रास्ते के साइड से एक ग्रैनी ने सेव करके ले आए थे, लेकिन पिछले साल विंटर में उनकी मौत हो गया है। रे कहता है वो भी ऑर्फनेज है, अगर गॉड ने वेस्टलैंड से उसे रेस्क्यू करके नहीं ले आते तो उसका मौत हो जाता। वो बहुत ही लकी है। यूना पूछती है रे कैसे लकी हो सकता है। उसे सर्वेंट की तरह काम कराया जाता है, रूल्स के नाम पे पनिशमेंट भी मिलते हैं। उसे लगता है वो सब लोग रे के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं। वो रे को इस वर्ल्ड पे रह जाने के लिए कहती है। रे नहीं रहना चाहता है, उसे उसके दुनिया में जाना पड़ेगा। यूना कहती है उसे लगता है रे इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता है और उसे भी रे के वर्ल्ड में नहीं जाना है, तो रे को अब चले जाना चाहिए। वो किसी वर्ल्ड को सेव नहीं कर पाएगी। रे चुपचाप उसे देख रहा था, फिर कहता है सेवियर ने उसे सेव किया, खाना खिलाया, वो कभी भी उन्हें नहीं भूलेगा। लेकिन मिस चाहती है तो वो जा रहा है, उसके पहले उसे कुछ काम है। ये कह के रे यूना के सामने से गायब हो रहा था। 6 दिन हो गया है, रे चला गया। यूना अपसेट है, इसीलिए खाना बना रही थी, लेकिन कुकिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो रे को लेकर परेशान थे क्योंकि इसके पहले जब भी रे चला गया 2 दिन बाद आ गया, लेकिन इस बार नहीं आया। क्या उसे ना ले जाने की वजह से उस वर्ल्ड के गॉड ने उसे फिर से पनिशमेंट दिया है। तभी फोन पर यूना के बॉस के एसएमएस आने से वो देखती है कंपनी के कुछ इशू के वजह से 2 दिन के लिए ऑफिस बंद कर दिया गया है। यूना बहुत दिनों से छुट्टी में थी, अब एक्स्ट्रा 2 दिन ऐड हो गया है। उसे पैसों की भी जरूरत है। वो बहुत ही गुस्से में थी। तब एमा आने से यूना दरवाजा खोल के पूछती है इतने ठंड में एमा क्यों बाहर थी। उसे तो इस रूम के लॉक पता है। एमा अंदर आके एक्साइटेड होके पूछती है कि यूना कुकीज बनाई है। एमा यूना के बनाए हुए स्पेशल कुकीज खाते हुए पूछती है यूना क्यों अपसेट है। यूना कुछ नहीं कहना चाहती है। एमा कहती है उसे पता है जब भी यूना कोई प्रॉब्लम में या टेंशन में पड़ जाती है तो वो नई कुकीज ट्राई करती है। वो उसे सच बताने के लिए कहती है। यूना एमा को दूसरी वर्ल्ड के बारे में कहानी की तरह समझा के पूछती है अगर एमा को ऐसे ऑफर मिलती है तो वो क्या करती। एमा सीरियस होकर कहती है उसे ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो उसके फैमिली, फ्रेंड्स और इतने मेहनत के करियर को छोड़कर क्यों दूसरी दुनिया पे जाएगी। यूना उसे इस बात को रियल समझने से मना करती है। उसे इतना सीरियस नहीं होना पड़ेगी। एमा कहती है अगर उसे इस शहर के सेंटर पर कोई रेस्टोरेंट बना देता तो वो सोच सकती थी। यूना को लग रही थी वो रे के साथ ज्यादा बातें करके रियलिटी भूलने वाली थी। तब एमा उससे कुछ कुकीज ले जाना चाहती है। अब उसे घर पे जाना है। यूना उसे कुकीज दे देती है। यूना डिसाइड कर लेती है कि वो ये सब ओवरथिंकिंग छोड़ के फिर से मेहनत करना शुरू करेगी और रियलिटी के बारे में ही सोचेगी।
एमा चली गई थी। नेक्स्ट डे वो उसके रेस्टोरेंट पर जाती है, लेकिन उस जगह पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था। रेस्टोरेंट को किसी ने तोड़ के रखा था। यूना जब आसपास के लोगों से रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहती है तो उसे पता चलती है कि कुछ ही दिन पहले रेस्टोरेंट ओनर रात के अंधेरों में रेस्टोरेंट छोड़ के भाग गया है। उन्होंने सुना है ओनर कई सारे लोगों से लोन लेके गायब हो गया है। यूना और भी जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। उन्होंने भी सेम बात कह रहे थे। यूना अपसेट थी। उसके पिछले 3 मंथ की सैलरी क्लियर नहीं हुआ है। उसे लगता है बॉस ये सैलरी भी नहीं देंगे। बाकी सारे स्टाफ से उसकी बात हुई थी। ओनर उनके पैसे भी ले गया है। यूना को नहीं पता है आगे वो क्या करेगी। उसे फिर से जॉब ढूंढना पड़ेगी, लेकिन उसे ऐसा लग रही थी कि सब कुछ जानबूझकर उससे छीना जा रहा है। उसे रह के बातें याद आती है। उसे पता है दूसरी दुनिया में जाने के डिसीजन सही नहीं है, फिर भी उसे यही करनी पड़ेगी। यूना सू कैबिनेट के पास जाके सोचती है उसे यही से शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता है कैसे वो दूसरी दुनिया में जा पाएगी। वो रे को बुला के कहती है उसे सान फॉरेस्ट को सेव करनी है, लेकिन कोई नहीं आता। तभी उसके चारों ओर अंधेरे छा जाता है। कुछ टाइम बाद उसे लहरों की आवाज सुनाई देती है। वो समुंदर के अंदर पहुंचने के बाद ही डूब जाती है। लहरों के वजह से वो एक नए आइलैंड पे आके पहुंचती है जहाँ पर कोई इंसान नहीं था। उसे पता चलती है ये दूसरी दुनिया है, लेकिन कोई उसे हेल्प करने नहीं आएंगे। उसे लगता है ये आइलैंड एम्प्टी है, कोई नहीं रह सकता है। यूना फिर भी कुछ दूर जाके वो देखना चाहती है, लेकिन उसके सामने सिर्फ घने जंगल और घास से भरा हुआ इलाका था। उसे प्यास लगने से वो पानी के तलाशी में कुछ दूर जाते ही वाटरफॉल की आवाज से समझ जाती है उस जगह पे ही उसे पानी मिल सकती है। यूना को पानी पीने से कुछ आराम मिलती है, लेकिन ये पानी भी समुंदर के पानी की तरह सॉल्टी था। वो टेंशन में पड़ जाती है कि बाद में वो कैसे ये पानी पिएगी। क्या उसे सिंपल पानी कभी नहीं मिलेगी? यूना सोचती है अगर दूसरी दुनिया के इंसान उसे ले आए तो उसके पानी के अरेंजमेंट्स वो सभी कर देंगे। वो ऊपर से नीचे की तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई विलेज नहीं दिखाई देती है। सभी जगह खाली और जंगल से भरा हुआ है। वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसे नहीं पता है आगे क्या होने वाले है। उसे लगती है वो इस जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से चली आई है। फिर उसे याद आती है रे एक बार उसे कहा था ये डेजर्ट आइलैंड है। उसे अब लग रही थी रे ने उसे किसी अनजान जगह पे फंसा दिया। वो जब आसपास देख रही थी तब बेरीज जैसा कुछ देख के उसकी आंखें चमक उठती है। यूना बेरीज को कलेक्ट करके खाके देखती है। ये बेरीज जैसा नहीं है, अलग से फल है। वो सोचती है उसे किसी के हेल्प के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है। हो सकता है ऐसी जगह पे कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं है। अगर है तो भी उन सब ने उसके मौत के टाइम पे आ पहुँचेगा। और तो और उसे लगता है इस समुंदर के कोई किनारा नहीं है। वो लकड़ी के बोट बना के भी नहीं जा पाएगी। उसे अब खुद के रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगी। यूना ये सब चिंता छोड़ के लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रही थी। वो सी वाटर को गर्म करना चाहती है जिससे ये पानी सिंपल बन जाए। फिर उसे याद आती है कि उसने चेक ना करके ही बेरीज जैसा फलों को खा लिया था। आगे से उसे पहले चेक करना पड़ेगी, नहीं तो इस जगह पे पॉइजन फल भी रह सकता है। उसे आग जलाने के बाद बस खाना और रहने की जगह ढूंढना चाहिए। यूना आग जलाने ही वाली थी, लेकिन लकड़ी से आग के बदले में सिर्फ धुएं निकलते हैं। वो अपसेट होके बैठने से ही देखती है आग जल रहा है। वो खुद के सक्सेस से हैप्पी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम में बारिश शुरू होने से यूना बुद्धू की तरह बारिश देखती है। वो सोचती है इतने मेहनत के बाद वो जब आग जला पाया तभी ये बारिश शुरू होने वाला था। उसे कुछ टाइम पहले भी बारिश के बदल नहीं दिखाई दिया था। इतना जल्दी कैसे बारिश हो सकता है? यूना गुस्से में चिल्लाती है। तभी बारिश के पानी उसके मुंह पे जाने से वो देखती है ये सिंपल पीने का पानी है। वो नीचे ही बैठ जाती है। इस पानी को पीने के बाद उसे अच्छा लगा। यूना पत्तों से छोटा सा कटोरी बना लेती है जिससे वो इस क्लीन पानी को कलेक्ट करके रख सकती है। उसके लिए ये पानी जरूरी है और उसे कुछ काम भी करते रहना चाहिए, नहीं तो इस वेदर में उसे नींद आ सकती है जो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यूना उसके पृथ्वी के लाइफ के बारे में सोचती है। अगर इस वेदर पे वो घर पे रहती तो हॉट शावर के बाद वो कुछ टेस्टी खाना बना के कॉल पे फ्रेंड्स के साथ बातें करती, नहीं तो टीवी देखते देखते सो जाती। और नेक्स्ट डे से उसे नया जॉब ढूंढना पड़ता। यादों से बाहर आके यूना सोचती है वो एमा को कुछ न कह कर ही चली आई। उसे लगता है एमा उसके लिए टेंशन करेगी। वो अपसेट होके सोच रही थी पुलिस उसके मिसिंग केस में इन्वेस्टिगेशन करने से भी किसी ने नहीं जान पाएंगे कि उसके सू कैबिनेट पर दूसरी दुनिया के पोर्टल ओपन है। उसे लगता है इस लैंड में उसे ऐसे ही काफी दिन अकेले रहना पड़ेगी। वो अब खुद के शेल्टर बनाने के लिए प्लान करती है। उसे और एक आइडिया आती है कि नेक्स्ट टाइम वो इस टेस्टी बेरीज के जैम बनाएगी। आसपास के लकड़ी पत्ते से यूना एक
छोटा सा घर बना लेती है। इन दिनों में उसे एनिमल्स तो दूर की बात है, एक इंसेक्ट भी नहीं दिखाई दिया, इसीलिए उसे आगे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूना को कोई मछली नहीं मिला। वो अब उस फॉरेस्ट के दूसरी साइड चेक करके कुछ डिफरेंट चीजें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो जब आगे बढ़ रही थी, मिट्टी में पैर फिसल के नीचे गिरने से उसके हाथ पैर में मिट्टी लगने से वो सोचती है इतनी अच्छी जगह पे वो खुद ही एक सुंदर घर बना सकती है। एक्साइटेड होके यूना बहुत सारा लकड़ी कलेक्ट कर लेती है। उसे लगता है अब उसे कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहिए। वो थक गई थी। सैंड के ऊपर बैठ के सोचती है उसे ये एम्प्टी इलाका ही अच्छा लगने लगा है। किसी बुरे इंसानों से इंसान ना रहना ही सही है। वो सोच में पड़ गई थी, क्या ये वही डेड विलेज है? क्या उसे इस जगह पे ऐसे ही सफर करनी पड़ेगी? उसे आज कुछ मछली मिली थी, इसीलिए आग में फिश ग्रिल कर रही थी। यूना को पता थी वो इस जगह पे ऐसे लाइफ नहीं बिता सकती। वो एक बास्केट जैसा कुछ बना लेती है मछली पकड़ने के लिए। 2 दिन हुई है इस समुंदर में बहुत सारा मछली देखा जा रहा था, लेकिन और कोई एनिमल नहीं है। वो मछली पका के खा रही थी और सोचती है उसे इस आइलैंड से निकलने के लिए एक अच्छा सा बोट बना लेना चाहिए। रात के टाइम पे वो जमीन के ऊपर सो के सोच रही, ये जगह बहुत अजीब है। आसमान सुंदर है लेकिन स्टार और मून कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ टाइम के लिए गोल्डन बादल आ रहे हैं और समंदर में वो आसानी से मछली पकड़ लिया। लेकिन अफसोस की बात, इस जगह पे और कोई नहीं रहता। उसे जल्दी बोट बना के इस जगह से निकल जाना चाहिए। कोई ना कोई उसे रेस्क्यू कर लेंगे। यूना इस जगह पे आने के टाइम से हर रोज काउंट करती थी। आज जब काउंट करती है तो देखती है 1 साल होने में और 50 दिन बचे हुए हैं। वो इंसान और एंटरटेनमेंट के बिना बोर फील कर रही थी। तब उसे याद आती है वो पिछले कुछ दिनों से मछलियों को समुद्र के पानी में डुबा के फिर दिन में सुखा रही थी। इसके वजह से अब उसके खाने के लिए कुछ सॉल्टेड फिश तैयार हो गया है। इसे लेकर कुछ दिन तक वो समुद्र के ऊपर बोट में रह पाएगी। वो आसपास से सामान लेकर एक बोट बना लेती है और खुद के लिए जो अर्जेंट सामान था वो सब पैक कर लेती है। इतने दिनों से काम करने से यूना के हेयर क्रीम कलर में बदल गया था और उसके स्किन पर टैन पड़ गया था, लेकिन वो खुद को लकी मानती है कि उसके बाल नहीं झड़ गया, नहीं तो उसे उसके दुनिया के लोग कभी भी नहीं पहचान पाते। उसके आईब्रोज के कलर भी चेंज हो गया था। यूना को दुख भी महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसके इमोशन गायब हो गया। वो सिर्फ अब किसी इंसान या एनिमल्स को देखना चाहती है। लेकिन जब वो इस आइलैंड को छोड़ रही थी तब उसे अपसेट फील हो रही थी, क्योंकि उसने काफी दिन इस डिजर्ट लैंड पर लाइफ बिताई थी। इस जगह के नेचर उसके फ्रेंड्स हो गया था, इसीलिए यूना पीछे मुड़ के देखती ही रहती है। इस जगह के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है। उसे याद आती है कि ऐसे ही तो वो खुद के बचपन की दुनिया छोड़ के इस अनजान दुनिया में आई थी। उसे लगता है अब उसके मौत भी इस दुनिया में होने वाले हैं। यूना के आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो खुद के आइलैंड को बाय कहकर बोट लेके निकल पड़ती है उसके मिस्टीरियस लाइफ के लिए। उस दिन उसके जर्नी के लिए वेदर एकदम परफेक्ट था। 2 दिन जर्नी के बाद रात के टाइम पे मौसम खराब होते जा रहा था। यूना के बोट रेन स्टॉर्म के वजह से वीक पड़ गया था। यूना बारिश से बचने के लिए जल्दी बोट के अंदर जो घर है उसमें चली जाती है, लेकिन उसे नहीं लग रही थी कि ये तूफान रुकने वाला है। पूरी रात जागने के बाद सुबह जब समुंदर के नेचर शांत होते हैं तब यूना टेंशन फ्री हो गई थी, लेकिन इतने जर्नी के वजह से वो कमजोर पड़ गई थी। वो बाहर जो जार रखी थी उसमें पानी भर गया था। उसे अब पीने के पानी का कोई टेंशन नहीं रहेगी। यूना बोट की तरफ देखती है, रस्सी खुल गया है और साइड से फ्रैक्चर हो गया था। उसने पहले कुछ खाने के बाद ये काम कंप्लीट करने के बारे में सोच के जार को देखती है। पहले से उसके खाना रेडी था, क्योंकि यूना डेजर्ट आइलैंड से सॉल्टेड फिश, कुछ सी फूड और फ्रूट्स ले आई थी। ये सब खाने के बाद उसे कुछ अच्छा लग रही थी, लेकिन वो इंसानों को बहुत मिस कर रही थी। उसे नहीं पता है कब वो इंसानों से मिल पाएगी। और इन दिनों में वो रे को एक बार भी नहीं देख पाई। रे कहाँ है या वो सच है कि नहीं? यूना जितनी बार कोशिश की रे को भूल जाने के लिए, वो कभी नहीं भूल पाई। उसे अब लग रही थी रे ने उसे सब कुछ झूठ कहा था, नहीं तो एक बार उसे देखने आता। यूना रो देती है। वो खुद के दुनिया में वापस जाना चाहती है। उसे लगता है डेजर्ट आइलैंड उसके आने से ही शांत था, असली में डेंजरस है। क्या कभी वो वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाएगी? यूना खाने के बाद बोट के फ्रैक्चर देखने जाती है। रस्सी को खींच के बांध के देखती है। बोट के फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, बल्कि और एक बार बारिश या तूफान आने से ही बोट टूट जाएगा। तभी उसे दूर और एक आइलैंड दिखाई देती है। तूफान की वजह से वो इस नए आइलैंड के करीब पहुंच गई थी। उसे लगता है इस जगह पे वो कल ही पहुंच जाएगी और इंसानों को भी देख सकती है, या तो रे रह सकता है। लेकिन उसके डेस्टिनी उसके साथ नहीं देते हैं। अचानक बारिश और तूफान की वजह से वो बोट से गिरने लगती है। उसे लगता है उसके सारी मेहनत बिगड़ जाने वाले है। वो खुद को और नहीं बचा पाएगी।
जाएगी। यूना रो रही थी, तभी कुछ दूर एक जहाज देख के वो खुद के हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन ये जहाज चले जाते हैं। यूना डिमोटिवेट हो गई थी, उसे लगता है अब उसे भगवान भी सेफ नहीं कर पाएंगे। तब दूसरी साइड से और एक जहाज आके लाइट से देखने की कोशिश करते हैं। फिर किसी ने कहते हैं क्या ये इंसान है? इंसान क्या अभी भी जिंदा है? उन्होंने यूना को सीढ़ी के मदद से ऊपर आने के लिए कहते हैं। यूना ऊपर आके देखती है, उस जगह पे जो इंसान है उनके पूंछ और एनिमल यार्ड है। उन्होंने कहते हैं इस इंसान को देख के थकी हुई लग रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैप्टन लीडर आके कहते हैं उसका नाम है फिस्बी और वो उस शिप के लीडर है। यूना सभी हाफ एनिमल हाफ इंसानों को देख के सरप्राइज्ड हो जाती है। तब एक लड़का आके कहता है वो इस मेंढक लड़की को उसके जहाज में नहीं रखेगा। यूना सोचती है क्या उन सब ने एंड में उसे मेंढक समझ लिया? फिस्बी पूछ रही थी नॉक्स क्यों इस लड़की को साथ नहीं लेना चाहते हैं, क्या वो उसे खत्म करना चाहते हैं? नॉक्स कहता है इस मेंढक का कोई पूंछ या कान नहीं है, वो देखने में बदसूरत है, उसे ये पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसके मर्डर क्यों करेगा? नॉक्स जो है वाइस कैप्टन फिस्बी उसे समझाती है कि ये कोई मेंढक नहीं है, इंसान है। उसे पता है नॉक्स इंसानों से नफरत करता है, अगर वो सब इस कमजोर लड़की को शिप से निकल दे तो उसकी मौत हो जाएगी। नॉक्स को समझना चाहिए वो सब इस लड़की को किसी किनारे पे ही छोड़ देगी। नॉक्स नाराज होके जाते वक्त कह जाता है अगर ये डस्टबिन जैसी लड़की किसी तरह से कचरे फैलाए या उसके शिप गंदा कर या उसके वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ इस टाइम पे फिस्बी के बातों पे ही उसे जाने दे रहा है। यूना फिस्बी को देख रही थी। फिस्बी नॉक्स के बिहेवियर से परेशान हो गई थी। फिस्बी नॉक्स के आइडेंटिटी देख के कहती है वो दोनों बाद में बातें करेगी, पहले यूना को फ्रेश हो लेना चाहिए। वो यूना के लिए केबिन और खाना के अरेंजमेंट करने जा रही है, लेकिन उसके बदले में वो यूना को कुछ काम देगी। यूना चमक के पूछती है उसे क्या करनी पड़ेगी। फिस्बी उसे पहले नहाने के लिए कहती है, वो नए कपड़े दे आएगी। अब उससे बदबूदार स्मेल आ रही है। उसे लगता है यूना बहुत ही स्ट्रेस में थी। यूना शावर लेके सरप्राइज्ड हो गई थी कि इस जगह पे भी सोप और ब्रश है, जिससे वो सही से नहा लिया। अब उसे एक सेट कपड़े भी मिला है। उसे लगता है ये जगह काफी मॉडर्न है। बहुत दिन बाद खुद को कपड़े में देखकर उसे अच्छा लगा है, नहीं तो इतने दिनों से वो सिर्फ पत्तों से बनाया गया कपड़ा ही पहन पाई थी। उसने खुद को आईने में देखती है, वो डेजर्ट आइलैंड पर रहने से एकदम चेंज हो गई। उसके आंखें, स्किन टोन और हेयर कलर भी अलग बन गया था। उसने सुनी थी उसके बॉडी में सिर्फ बोन्स है। उसे अब पता चली है कि सच में उसकी वेट लॉस हो गया है। उसे रेस्क्यू करने के लिए फिस्बी को थैंक्स कहना चाहिए। उसे लग रही है बाकी सारे इंसान जिनके कान एनिमल्स की तरह है वो सब उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खुश है कि लोगों को देख पाई। बाहर आके देखती है फिस्बी वेट कर रही है। फिस्बी उसे खाने जाने के लिए कहती है और उसे उससे कुछ बातें भी करनी है। यूना और फिस्बी चेयर पे बैठ जाती है। यूना आसपास के सभी ह्यूमंस के एनिमल कान देख के इनसिक्योर फील कर रही थी। फिस्बी उसे रिलैक्स रहने के लिए कहती है। वो फिर से यूना के नाम पूछती है। यूना कहने से फिस्बी पूछती है यूना के जैसे ह्यूमन इस गहरे समुद्र में क्यों आई थी, वो कहाँ से आई है? यूना टेंशन में पड़ जाती है कि वो क्या कहेगी। क्या उसे कह देना चाहिए कि वो अलग दुनिया से आई है या फिर ये कहना चाहिए कि वो डेजर्ट लैंड से है? उसे समझ नहीं आ रही थी क्या कहने से फिस्बी उस पर शक करके ना निकल दे। फिर भी यूना खुद को मोटिवेट करके पूछती है फिस्बी क्या सुनी है, ये दुनिया खत्म होने वाले है? फिस्बी कहती है ये जगह शांत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या यूना फ्यूचर से आई है? यूना कह देती है वो दूसरी दुनिया की इंसान है। फिस्बी पूछती है यूना कैसे इस दुनिया में आ गई? यूना सोचती है उसे रे या सन फॉरेस्ट के बारे में नहीं कहना चाहिए, हो सकता है रे किसी तरह से प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। यूना कहती है वो पोर्टल के मदद से आई थी। फिस्बी कहती है उसे लग रही है यूना अच्छी लड़की है, उसे कुछ इजी काम दिया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा पागल है, इससे फिस्बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूना नाराज हो जाती है। उसे भूख लगने से वो फिस्बी के दिए हुए सूप खाने से ही उसके मुंह से सूप बाहर निकल आते हैं। यूना को नहीं पता है इतना फालतू सूप कैसे कोई खा सकते हैं। उसे इस दुनिया के खाना बचाना चाहिए। यूना अब सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे वो जब नींद से उठती है, जहाज के सब लोग उससे अच्छे से पेश आ रहे थे। सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ नॉक्स उसे पसंद नहीं करते हैं। यूना सबको मॉर्निंग विश करके जब नॉक्स के सामने आती है, नॉक्स ह्यूमन मेंढक को चुप रहने के लिए कहता है और उसे देखकर नॉक्स गुस्से से दूसरी तरफ दौड़ता है। यूना इतने सारे इंसान देखकर खुश थी, उसे अकेले लाइफ नहीं बिताना पड़ेगी। वो जहाज के किचन पर आ जाती है। 3 दिन हुई है वो किचन पे सब्जी काटने के काम पाई है। ये है ऑल्टर, इस जगह के सेफ
यूना उसके कुकिंग में हेल्प कर रही थी। उसे ऑल्टर ने असिस्टेंट बनाया है। यूना सब्जी काट के कुछ खाना बनाना चाहती है, लेकिन ऑल्टर उसे मना कर देता है। अगर यूना खाना पकाए तो नॉक्स को समझ आ जाएगा और वो कोई भी खाना नहीं छुएगा, क्योंकि उसके स्मेल पावर स्ट्रॉन्ग है। फिर उसने लड़ाई भी कर सकता है। यूना नाराज होकर कहती है इस जगह पे सभी लोग उससे अच्छे बिहेवियर करते हैं, सिर्फ नॉक्स क्यों उसे पसंद नहीं करता है। उसने हर टाइम उसे नीचा दिखाता है। ऑल्टर चुप था। वो मछलियों के बोन बाहर ना निकल के ही खाना बनाना शुरू करता है। यूना उसे ऐसे खाना पकाने से मना करती है, लेकिन ऑल्टर नहीं सुनता। वो पूछता है कैसे यूना को पता चली कि नॉक्स उसे नीचा दिखाता है। यूना कहती है नॉक्स उसे फ्रॉक कह के बुलाता है। उसे देख के कैसे कोई फ्रॉक कह सकते है। ऑल्टर भी उसे फ्रॉक कहता है, क्योंकि उनका मानना है उनके पूंछ और कान इमोशंस और फीलिंग्स दिखाते हैं, लेकिन इंसानों के पास पूंछ और बड़े कान नहीं होते हैं। इसलिए इंसान बातों पर कितना ध्यान दे रहे हैं या उनके फीलिंग्स नहीं समझ आता है, जैसे मेंढक होते हैं। इसीलिए नॉक्स उसे मेंढक कहा। यूना कहती है इंसानों के फीलिंग्स एक्सप्रेशन बाहर से नहीं देखा जाता, या सिर्फ इसीलिए उन सब ने उसे पसंद नहीं करते हैं। ऑल्टर कहता है वो सब जानते हैं यूना अच्छी लड़की है, जहाज के सब उसे पसंद करते हैं, सिर्फ नॉक्स उसे हेट करता है। कुछ टाइम बाद ऑल्टर उसे अपसेट देखकर कहता है यूना एक डिश बना सकती है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन अगर उसने किचन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो उसे यहाँ पर और कभी अलाउ नहीं किया जाएगा। यूना कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कुकिंग के बाद वो सफाई कर देगी और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तब भीस भी आके पूछती है इस जगह पे क्या हो रही है। यूना खुश थी। वो कहती है ऑल्टर ने उसे एक डिश बनाने के लिए परमिशन दे दिया। वो बहुत ही एक्साइटेड है। भीस भी मुस्कुरा के कहती है उसे लगता है यूना और नॉक्स के बीच में पड़ के ऑल्टर फंस जाएगा। जो भी है, अगर यूना खाना बना रही है तो उसके लिए एक प्लेट केबिन पर देना चाहिए। ये कह के भीस भी चली जाती है। यूना ऑल्टर को चले जाने के लिए कहती है। वो अकेले ही सब कुछ कर लेगी। ऑल्टर उसके केबिन पर चला जाता है। यूना कुछ टाइम सोचने के बाद सॉल्टेड मीट निकलती है। सी फूड बनाने के लिए उसे वेजिटेबल्स चाहिए, लेकिन इस जहाज में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था। इस जगह पे सब्जी उगा के रखा जाता है। यूना उसके मनपसंद वेजिटेबल कलेक्ट कर लेती है। फिर फिश से उसका बोन निकल के कट कर लेती है। उसे कुछ श्रिम्प भी मिली थी। वो मछलियों को सॉल्ट में रख देती है। उसके बाद वेजिटेबल्स को कट कर लेती है। उसे कोई ऑयल नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसने एक जार पर मीट को बॉईल कर लेती है। उस जगह पे लर्ड था जो ऑयल जैसा कम करता है। यूना उस लर्ड में अदरक और प्याज देके वेजिटेबल्स के साथ मीट्स और श्रिम्प देकर फ्राई करके ऊपर से थोड़ी स्प्रिंकल्स फैला देती है। उसकी कुकिंग कंप्लीट हो गई है। आज बहुत दिन बाद उसने एक परफेक्ट डिश ट्राई करने वाली है। वो ये बहुत दिन से मिस कर रही थी। यूना सी फूड लेके आई थी। भीस भी उसके लिए वेट कर रही थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन यूना के बनाए हुए डिश टेस्ट करने के लिए वेट कर रही थी। सब कुछ सर्व करके जब भीस भी खाना खाती है तो वो शांत हो जाती है। उसने कभी भी ऐसा कलरिंग मसालेदार खाना नहीं देखा है। उसे इसके स्मेल अच्छी लग रही थी। यूना को नहीं पता है आगे क्या होगा, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुकिंग नहीं कर पाई। उसे लग रही थी उसके कुकिंग स्किल खराब हो गया है, लेकिन उसे भूख लगने से वो जब खाना खाती है उसे पहले दिनों के कुकिंग की याद आती है। इतनी डिलीशियस खाना खा के वो खुश हो जाती है। वो उसके खाना मिस कर रही थी। भीस भी इतनी डिलीशियस खाना खिलाने के लिए वो यूना को थैंक्स कहती है। यूना नेक्स्ट टाइम उसके लिए खाना बनाने की प्रॉमिस करती है। भीस भी उसे सेफ बनाने के लिए ऑफर करती है। उसे यूना के खाना पसंद आई है। यूना ऑल्टर के जॉब छीनना नहीं चाहती थी और उसे नॉक्स के लिए भी चिंता होती है। नॉक्स उसकी बनाया हुआ खाना नहीं खाएगा। भीस भी कहती है ऑल्टर कुकिंग के पहले इस जहाज के इंचार्ज था, उसे और कोई काम मिल जाएगा। ऑल्टर के कान काम कर रहा था। उसे लगता है कोई उसे लेकर बातें कर रहे हैं। जब उसने सुन पाते है भीस भी यूना को कह रही है यूना को नॉक्स को लेके टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑल्टर के फालतू खाना खा लेगा। तब ऑल्टर बहुत ही घबरा जाता है। उसे नहीं पता है इस जहाज में क्या होने वाले है। यूना राजी थी। भीस भी उसे उन सब के काम के बारे में समझाती है और कहती है 1 महीने के अंदर वो सब किनारे पर पहुंच जाएंगे जहां उनके सामान बेचना है। फिर उन सब ने लौट जाएंगे खुद के इलाकों में जहां पे इंसान नहीं रहता है। यूना को इंसानों के पास ही रह जाना पड़ेगी। उसके बाद वो यूना के बनाए हुए खाना बहुत मिस करेगी। ये सुन के यूना अपसेट हो जाती है कि उसे भीसबी के जैसा फ्रेंड को छोड़कर जाना पड़ेगी। भीसबी उसे समझाती है कि उसके इलाकों में इंसान अलाउ नहीं है। सब लोग नॉक्स की तरह है जिन्होंने इंसानों से नफरत करते हैं। भीसबी उसे मैप पर सब कुछ दिखा रही थी, कहाँ पर इंसान रहते हैं और कहाँ पर वो सब। उसने उसे ट्रेडिंग सिटी दिखाती है जहाँ पर वो सब यूना को लेकर जा रही है।
यूना इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकती थी, उसे कुछ नहीं समझ आ रही थी। वो बुद्धू की तरह बैठी रहती है। भीज भी सरप्राइज होकर पूछती है क्या यूना को कुछ नहीं समझ आई, वो सच में अलग दुनिया के इंसान है। भीज भी उसे समझाती है। कहा जाता है कि साइड के इलाकों में डेमोन रहता है जिसके नाम है डिओब्रिडा। यूना सोचती है क्या इसका मतलब रे ने उसे इस ट्रेजेडी के बारे में कहा था। कुछ दिन पहले उस जगह पे एक रूमर्स गया था जो अभी भी नहीं लौट पाए। सबने कहते हैं वो गायब हो गया है। कुछ सालों से गेरहिन पर बहुत सारे लोग आते हैं एडवेंचर्स के लिए, इसीलिए 1 साल पहले ही उस जगह पे बॉर्डर दिया गया है जिससे डेमोन उस इलाकों में ना आ सके। यूना सोचती है उस टाइम पे वो डेजर्ट आइलैंड पर थी, इसका मतलब वो सही जगह पे ही जा रही है। वो पूछती है किसी भी तरह से क्या ये सेफ बॉर्डर टूट सकते हैं। भीज भी कहती है उस जगह पे नए मैजिशियंस लाया गया है बॉर्डर को सेफ रखने के लिए, लेकिन वो सब बहुत ही सेल्फिश होते हैं। यूना को उनसे दूर रहना चाहिए और ओकेशनली डेमोन अटैक हो सकते हैं। यूना पूछती है क्या इस दुनिया में सच में मैजिक्स होते हैं। वो सोचती है उसे भीज भी नहीं ये सबसे दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन ये सब कुछ उसे और भी अट्रैक्ट कर रही है। भीज भी समझ जाती है ये लड़की दूसरी दुनिया के है। वो कहती है उसके लोग यूना के बोट को सही से रखा है और उन्होंने टेस्टी मछलियों को संभाल के रखा है। यूना ये सुन के घबरा के सोचती है सॉल्टेड फिश इतना भी खास नहीं होते हैं। भीज भी उसे आइडिया देती है अगर उसे गेरहन पर काम न मिले तो वो ये सब बेच के पैसा कलेक्ट कर पाएगी और यूना इस जगह पे कुकिंग करने से वो उसे ज्यादा पैसा देगी। यूना इस जगह के पैसों के बारे में पूछती है। भीज भी कहती है इस इलाकों में 10 दिन सिंपल खाना खा के सिर्फ ऐसे ही रहने के लिए 50 गिल्ड खर्च हो सकता है। यूना कहती है उसे उस इलाकों में पहुंच के जॉब ढूंढना पड़ेगी। भीज भी कहती है उसे लगता है यूना को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस इलाकों में बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफे है, उसके स्किल से उसे अच्छा जॉब मिल जाएगी और वो बहुत लोगों को जानती है। उससे बातें करने से वो सब यूना को हायर कर लेंगे। यूना की आंखें चमक रही थी, वो खुश थी। ये देख के भीज भी उसे अब रेस्ट लेने के लिए कहती है। उसके किचन के काम नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह यूना ब्रेकफास्ट बनाती है। ऑल्टर सर्व करने से ही सब लोग और खाना चाहते हैं। उन सबको ये खाना अच्छा लगा। उन सब ने कह देते हैं कि उन्हें ऑल्टर के फालतू खाना से ये टेस्टी लगा है। यूना टेंशन फ्री हो गई थी कि सबको उसके खाना अच्छा लगा है। सिर्फ नॉक्स ही नहीं खा रहा था। उसे नहीं पता है नॉक्स क्यों इतना डिलीशियस खाना छोड़ के गुस्से में रह सकते हैं। बाकी उन्हें नॉक्स के मजाक उड़ा रहे थे कि कैप्टन ये डिलीशियस फूड मिस कर गया है। नॉक्स गुस्से से ऑल्टर को और सूप ले आने के लिए कहता है। 1-2 दिन करके 25 दिन निकल गया है, लेकिन नॉक्स का कोई चेंजेस नहीं आया। यूना को इस दुनिया पे आने के बाद ये टाइम सही लग रही थी। उसने हर रोज नए डिशेस बनाती है जैसे कि नूडल्स, सी फूड, बहुत सारे सॉसेस आइटम और ब्रेड से कई सारी रेसिपी। दिन दिन वो फेमस बनती जा रही थी। समय के साथ साथ उसके साथ बाकियों के फ्रेंडशिप गहरा बन गया था। एक दिन भी आता है ब्रेकफास्ट के लिए। यूना उसे देख के पहचान लेती है। भी कुछ कहने से पहले यूना उसे कहती है आज भी को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, किसी ने सारे ब्रेकफास्ट ले लिया है। भी सरप्राइज होकर पूछता है कौन ब्रेकफास्ट चोरी कर सकता है। क्या यूना को पता है अगर वो किसी पर शक करे तो कह सकती है। उन सब ने मिलके उसे सबक सिखाएगा कैसे कोई खाना चोरी कर रहे हैं। भी गुस्से में था, उसे स्नैक्स खाना है। वो अपसेट हो जाता है। वो यूना के साथ मिलके प्लान कर लेता है कि उन दोनों ने मिलके जल्दी नींद से उठ के चोर को पकड़ने आएगा। तब खाने की खुशबू से भी पूछता है यूना अब क्या बना रही है, उसे टेस्ट करना है। यूना उसे कप में सूप जैसा कुछ देती है। भी पीने के बाद कहता है क्या इसमें यूना कैंडी मिलाई है, ये तो बहुत ही मीठा है। यूना को पता थी इस दुनिया के एनिमल्स इंसान के 18 एज होने के बाद उन्हें फलों के अलावा कोई स्वीट नहीं दिया जाता है और इस जगह पे हनी कम मिलती है। शुगर तो उन सब ने पहचानते ही नहीं, इसीलिए उसने आज यह ट्राई किया था। इस जगह पे माल्ट था जिसे सही से मिलाने के बाद थोड़ी सी स्वीट निकलते हैं। फिर उसे बॉईल करके बाहर निकलने से उस मिक्सचर के अंदर हवा निकलने के बाद छोटे छोटे कुरकुरा साइज के स्वीट सियट मिलता है। इस यॉट से वो जूस बनाई थी। उस चोर को पकड़ने के लिए वो और भी अरेंजमेंट कर लेती है। रात गहरी हो रही थी। यूना को नींद आ रही थी। भी उसे रेस्ट लेने के लिए कहता है, लेकिन वो आज ही चोर को पकड़ेगा। तभी भी किसी के आने की आवाज से यूना को चुप रहने के लिए कहता है। अंधेरे में कोई आके जार से स्वीट जूस लेने जाते ही भी गुस्से से बाहर निकल के पूछता है हर रोज कौन उसका स्नैक्स चुरा लेता है, उसे देखना है। भी यूना को चोर को देखने के लिए कहता है। यूना आते ही वो दोनों देखते हैं ये नॉक्स है। यूना सोचती है इसका मतलब नॉक्स बिल्ली की तरह उसके बनाए हुए
खाना चुराता था। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद को सीरियस रखकर वी को कैप्टन के बारे में किसी को बताने से मना करती है, क्योंकि सभी ने कैप्टन को रेस्पेक्ट करते हैं। भी तो कैप्टन को पकड़ के ही डर गया था, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। यूना वी को थैंक्स कहती है उसे चोर पकड़ने में हेल्प करने के लिए। वो भी को चले जाने के लिए कहती है। वो अब नॉक्स के साथ बातें करनी चाहती है। भी बाहर जाके रोकता है। यूना नॉक्स को कहती है ये उसका ही जहाज है, वो जब भी चाहे इस जगह के खाना खा सकता है, उसे ऐसे चोरी करना नहीं पड़ेगा। नॉक्स कहता है जिस दिन से यूना खाना बनाना शुरू किया वो सब कुछ इग्नोर कर रहा था। उसे लगता था यूना इंसान है, इसीलिए खुद के जीत से सब कुछ छोड़ के ऑल्टर के बनाया हुआ खाना खा रहा था। लेकिन जिस दिन उसने भीसबी के लिए खाना बनाई थी, उस दिन फर्स्ट टाइम उसने डिलीशियस खाने के स्मेल से खुद को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन तभी भी वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था कि इंसानों के बनाए हुए खाना ज्यादा टेस्टी नहीं होते हैं, ये सिर्फ खाना है, वो इसे अवॉइड कर सकता है। इतने एटीट्यूड के बाद वो इस जगह आने के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसे हर रोज ऑल्टर के बदबूदार डिश ही खाना पड़ रहा था। उसे लगता था यूना के साथ ऐसे बिहेवियर के बाद अगर वो खाने आए तो भीसबी और बाकी सारे लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन जिस दिन से उसे पता चला कि यूना कुछ ही दिनों में जहाज छोड़ के चली जाएगी, उस दिन से उसे बुरा लग रहा था कि उसे एक बार यूना के बनाए हुए डिश टेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो कभी ऐसा डिश नहीं खा पाएगा। इसीलिए रात के टाइम पे जब आसपास के सब नींद में चले जाते हैं, उसने आके खाना चुरा के खाता था। उसे डर था किसी को इसके बारे में ना पता चल जाए। यूना उसे रिलैक्स रहने के लिए कहती है, वो किसी से ये बातें नहीं शेयर करेगी और भी को कह देगी किसी को ना कहने के लिए। वो नॉक्स को कहती है। उसे ये अच्छा लगा कि नॉक्स खुद की गलती एक्सेप्ट कर लिया है। भी नॉक्स के ऐसे आचरण से शॉक में चला गया था। नॉक्स अपसेट होके उससे माफी चाह रहा था। यूना उसे शांत रहने के लिए कहती है, उसे बुरा नहीं लगी है। नेक्स्ट डे यूना किचन पर खाना बना रही थी। उसने ऑल्टर को नॉक्स के लिए खाना बनाने से मना करती है। वो ही उसके लिए स्पेशल डिश बना देगी। नॉक्स उसके बनाए हुए डिश टेस्ट करना चाहता है। ये सुन के ऑल्टर हैरान रह जाता है। उसे लग रहा था वो सपना देख रहा है। डिश बनाने के बाद जब यूना ऑल्टर को डिश सर्व करने जाने के लिए कहती है, नॉक्स ज्यादा टाइम वेट नहीं कर पाता। वो जल्दी से आके यूना से खाना चाहता है। यूना ये देख के खुश थी कि नॉक्स ने खुद खाना लेने आया है। नॉक्स खा रहा था। यूना उसका कोई रिएक्शन ना देख के चली जा रही थी। भीसबी आके उसे रुकने के लिए कहती है। उसे पता थी ऐसे ही कुछ होने वाले है। यूना भी हैप्पी थी। 4 दिन बाद आज वो लंच टाइम के लिए टेस्टी खाना बना रही थी, क्योंकि जहाज अब किनारे पे रुका है। उसके जाने के टाइम हो रही है। यूना सबके लिए थैंक्स गिफ्ट तैयार कर लेती है। फिर सबको बुला के वो गिफ्ट दे रही थी। गिफ्ट में यॉट था। सभी ने ऐसा नया खाना देख के नहीं समझ पा रहे थे इसे कैसे खाते हैं। भी यॉट देख के खुश होकर खाना शुरू करता है। उसे देखकर बाकी ने भी खाते हैं। नॉक्स भी ये स्नैक्स टेस्ट करता है। भीसबी इतना अच्छा स्नैक्स देख के कहती है, उसे लगता है ऐसे स्वीट्स को हाई प्राइस में सेल किया जा सकता है। यूना ये सुन के कहती है, इसे बनाने के लिए जितना सामान लगता है वो सब जहाज पर ही था। भीसबी यूना को थैंक्स कहती है इतना सारा स्वीट बनाने के लिए। यूना मुस्कुराती है। कुछ टाइम बाद वो गिरहन लैंड पर उतरती है। उसे लग रही थी वो किसी गेमिंग वर्ल्ड में आ गई है। उसके सामने अलग तरह के पेट से इंसानों के दुनिया में आके उसे खुद के पृथ्वी जैसे महसूस होती है। इतने सारे इंसान देख के वो हैरान रह जाती है। तब साइड में किसी से टकरा जाने से उस इंसान ने पूछते है, क्या मिस सही से नहीं चल पाती है? यूना उस इंसान के 3 आंखें देख के सरप्राइज्ड हो गई थी। यूना उससे माफी चाहने के बाद भी उसने नाराज होके चले जाते हैं कि उस इंसान के 2 आंखें हैं, इसलिए सही से नहीं चल पा रहे हैं। भीसबी आई थी यूना को देखने के लिए। वो उसे लेके मर्चेंट रेस्टोरेंट पर जाती है। उस जगह पे लिसा थी। वो है इस रेस्टोरेंट के सेक्रेटरी। भीसबी लिसा से पूछ रही थी जेंट कहाँ है। लिसा जेंट के रूम के रस्सी खींचकर उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि भीसबी उनसे मिलने आए हैं। भीसबी को वो ऊपर मिस्टर जेंट के रूम पे जाने के लिए कहती है। भीसबी यूना को साथ लेके ही ऊपर जाती है। जेंट के स्टडी रूम पे वो दोनों वेट कर रहे थे। जेंट आके पूछता है इस बार भीसबी लेट आई है तो उसने क्या क्या ले आई। भीसबी उसे कुछ पेपर्स के साथ इन्फॉर्मेशन देती है कि जो भी उस ट्रेजेडी लैंड पे एडवेंचर के लिए जा रहे हैं सब गायब होने वाले हैं। फिर भी लोग एडवेंचर पे जाना नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रेजेडी लैंड के बॉर्डर वीक हो गया है। जेंट पूछता है तो भीसबी के लैंड के लोगों को क्यों चिंता हो रहे हैं? वो सब तो इंसानों से दूर रहते हैं। भीसबी कहती है इससे उन सब के मार्केट सही से नहीं चलेगा। उसने खुद के प्रोडक्ट्स को पहले से कम प्राइस में सेल करना चाहती है। और जेंट को कहती है इस छोटी बच्ची को काम पे रखने के लिए
लिए जेंट ऐसा ऑफर से खुश नहीं था। उसे लगता है ये छोटी बच्ची है, वो खुद के ही देखभाल नहीं कर पाती है, वो कैसे काम करेगी। भीज भी कहती है ये बच्ची 1 साल से डेजर्ट आइलैंड पर थी, इसीलिए उसे देखने में अजीब लग रही थी, लेकिन वो सच में बहुत काम के है, अच्छे से खाना भी बना सकती है। उसके जहाज के सभी लोग खुश थे, कुछ लोग तो उसे एनिमल लैंड पे ले जाने के लिए कह रहे थे। वो भी ऐसी टेस्टी खाना लाइफ में पहली बार खाई थी। अगर जेंट उसे नहीं रखना चाहते है तो वो ही यूना को साथ ले जाएगी। तब जेंट कुछ रजिस्ट्रेशन पेपर निकल के यूना को देता है एक सेफ बनने के लिए। गिल्ड पे जो क्राइटेरिया है उसे वो सब एक बार देखने के लिए कहता है। जेंट उसे एक रूम देने के बारे में कहता है और पेपर कंडीशंस के बारे में बता रहा था। यूना पेपर्स के लेटर देख के उसके सर घूमने लगता है, उसे कुछ नहीं समझ आती है। बीज भी जेंट को कह देती है यूना नहीं पढ़ सकती है, वो अनएडुकेटेड है। यूना कहती है वो ये लेटर्स जल्दी सीख लेगी, लेकिन उसे लगता है अभी किचन के काम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेंट उसके लिए पेपर पढ़ने के बारे में कहता है। उसने ऐसा 5 जगह चॉइस किया है जहाँ यूना के पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट है काउ इन, जहाँ पे उसे 100 गिल्ड दिया जाएगा और रहने के लिए एक छोटा सा घर मिलेगा। दूसरी है एक हॉर्स के घर, जहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगा और काम है किचन असिस्टेंट के। यूना पूछती है क्या उसे घोड़े के साथ रहना पड़ेगी। जेंट कहता है ऐसा नहीं है, सिर्फ उसे दीवार से बनाए हुए घर दिया जाएगा जिसके आसपास घोड़े रहते हैं। यूना को ये पसंद नहीं आती है, वो एक्स्ट्रा टाइम पे स्टडी करना चाहती है। जेंट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ देता है जहाँ पैसा कम लेकिन वो हेड से बन पाएगी। भी को ये पसंद नहीं आती है, उसे लगता है कौन सा बुद्धू कम पैसों में हेड सेफ रखना चाहते हैं। उसे पता नहीं, वो यूना को मना कर देती है। यूना कहती है उसे इस जगह के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसे लगता है मिस्टर जेंट उसे सही रेस्टोरेंट चूज कर देंगे जिससे उसके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। जेंट उसे लास्ट ऑप्शन ही ट्राई करने के लिए कहते हैं। यूना को भी लगती है वही बेस्ट रहेगा, वो अकेले ही डिश बना पाएगी। वो राजी थी, भीज भी नाराज हो गई थी, लेकिन यूना के खुशी के लिए मान लेती है। जेंट ने यूना को उस रेस्टोरेंट पर जाने के लिए कह के बाहर निकल रहा था, तब भीज भी यूना को गुड बाय कहती है। उसे उसके शहर जाना पड़ेगी। यूना अपसेट हो गई थी, भीज भी उसे रोने से मना करती है। वो कुछ दिन बाद फिर से आएगी। यूना उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि जब भी भीज भी आए तब उसे कांटेक्ट करनी पड़ेगी। भीज भी मुस्कुरा के प्रॉमिस करती है। जेंट उसे लेकर न्यू इन पे जाते हैं। उस जगह पहुँच के यूना देखती है आसपास बहुत कम लोग हैं। उन दोनों को देख के होटल ओनर सामने आके पूछते है क्या उन्हें खाना चाहिए। यूना देखती है होटल ओनर अच्छे इंसान है। जेंट खुद के परिचय देकर कहते हैं उन्होंने जॉब के ऐड देख कर आया था। होटल ओनर उनको पहले कुछ खाना बना के देते हैं। यूना खाना देख के समझ जाती है ये वही फिश सूप है जैसे ऑल्टर ने बनाता है। इसमें मछलियों के बदबूदार स्मेल रहता है। होटल ओनर कहते हैं उसने इसके प्राइस नहीं लेंगे, उन्हें खाना चाहिए। यूना उन्हें थैंक्स कह के कहती है वो आज ही जहाज सवारी से आई है, अब इतना कुछ नहीं खा पाएगी। होटल ओनर कहते हैं उन्हें लगता है मिस्टर उनके खाना एंजॉय कर रहे हैं। जेंट सोचता है उसे भूख लगा था, इसीलिए सामने जो भी है वही खा रहा है। उसे तो ऐसे टेस्ट के खाना पसंद नहीं है। जेंट कहता है उसे समझ आ गया होटल का हालत क्यों ऐसा हो गया। उसे तो लगता है कोई भी इंसान इसे नहीं खरीदना चाहेगा। यूना सोच रही थी ऐसे सिचुएशन में जेंट को चुप रहना चाहिए। होटल ओनर कहते हैं उन्हें भी पता है, सब लोग कहते हैं उनके खाना अच्छा नहीं है। न्यू होटल पर अच्छा खाना नहीं मिलता, इसीलिए कस्टमर नहीं आते हैं। इस वजह से उसने सेफ हायर करना चाहते हैं। होटल ओनर प्लेट्स लेकर चले जाते हैं। जेंट कह रहा था उसे लगता है कुछ ही दिनों में ये होटल बंद हो जाएगा, क्या फिर भी यूना इस जगह पे काम करना चाहती है। यूना कहती है उसे लगता है इस जगह पे ज्यादा काम नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी मिल जाएगी, वो यहीं पे रहेगी। होटल ओनर कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके लौट आते हैं। उसने खुद के परिचय देते हैं, उनका नाम है कीन। उनके होटल ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए उसने कम पैसों में सेफ हायर करेंगे। उसने सब कुछ क्लीन करेंगे, सेफ को सिर्फ खाना बनाना पड़ेगा। जेंट खुद को एक मर्चेंट कह के इंट्रोड्यूस करता है। यूना उसके नाम कहने से जेंट कहता है यूना अनएडुकेटेड है। यूना सोचती है क्या जेंट उसे हेल्प करने आया है या उसे प्रॉब्लम में फंसाना चाहता है। मिस्टर कीन पूछता है क्या इसीलिए मिस्टर जेंट उसके साथ आए हैं। जेंट हाँ कहता है और कहता है अगर फ्यूचर में उनके होटल पर बेस्ट सेल हो सके तो क्या उसने यूना को ज्यादा पैसे देंगे। मिस्टर कीन राजी थे। यूना कॉन्फिडेंट के साथ सोच रही थी उसे पता है वो डिशेस बनाने से इस जगह पे काफी सारे कस्टमर आएंगे। उसने रे इमा भीसबी और नॉक्स के साइड से गुड रिव्यू पाई थी। यूना मिस्टर कीन को उसके रहने के लिए जगह दिखाने के बारे में कहती है। मिस्टर कीन उसे 2nd फ्लोर के एक रूम दिखाते हैं जहाँ पे बेड के अलावा कोई फर्नीचर नहीं है। यूना
यूना उसके रूम देख के खुश थी। उसे इस दुनिया में आके रहने के लिए जो सब जगह मिला था उससे ये बेटर है। जेंट कहता है ये तो गेस्ट रूम है, फिर भी अच्छा है। यूना कल से काम शुरू करेगी, अब वो रेस्ट लेगी। यूना सोच रही थी जेंट को कम बातें करना चाहिए, वो ज्यादा ही कहता है, लेकिन उसे लगता है मिस्टर किन अच्छे इंसान है, उन्हें जेंट के बातों का परवाह नहीं है। यूना कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर लिया था। उसे सुनाने के लिए जेंट पेपर पढ़ रहा था। पेपर पे था यूना जब भी चाहे खाना बना सकती है। खाना बनाने के बाद उसे किचन पे नहीं रहना पड़ेगी और उसे पर्सनल टाइम भी दिया जाएगा। मिस्टर किन ने उसे कह दिया है, उसने उसे इस जगह के अल्फाबेट्स और लैंग्वेज सिखाएंगे। जेंट जाते टाइम कह गया था अगर यूना को ये जॉब पसंद ना आए तो वो उसके ऑफिस पे जा सकती है। उसने विजबी को प्रॉमिस किया है यूना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिस्टर किन जेंट के बातों से टेंशन में पड़ गया था कि उनके सेफ फिर से चला जाएगा, लेकिन यूना डिसीजन ले लिया है कि वो यहीं पे रह के कुकिंग करेगी। फर्स्ट फ्लोर पे किचन एरिया, डाइनिंग रूम और 4 गेस्ट रूम है। सेकंड के फ्लोर पे 6 गेस्ट रूम है। सुबह सुबह यूना नींद से उठ गई थी। उसे पहले पानी लेने जाना पड़ेगी। यूना बाहर से कुएं के पानी लेकर होटल की तरफ जा रही थी। उसे देख के आसपास के लोग एक दूसरे से पूछते हैं ये कौन है। कुछ लड़की उसके सामने आके पूछती है वो कौन है, इस जगह पे क्यों आई है, कहाँ से आई है। उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। यूना टेंशन में पड़ गई थी। उसे लगता है ये सब लोग उस पर अटैक करने वाले हैं या फिर इस जगह से उसे निकल देंगे। उन सब ने बहुत ही एक्साइटेड थे कि ये लड़की कहाँ से आई है, क्योंकि इस जगह पे रहने के लिए नया कोई नहीं आया। यूना सोचती है वो ऐसे ही टेंशन में थी। ये सब लोग क्यूरियोसिटी के वजह से उसके आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। यूना खुद को शांत रख के मुस्कुरा के कहती है वो न्यू इन के हेड शेफ बनने के लिए ज्वाइन किया है, उसकी नाम है यूना। सब लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि उस होटल के ओनर बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन उनके डिशेस अच्छा नहीं बनता। ऐसे ही सब ने बातें कर रहे थे। यूना को समझ आती है उसके होटल के रेपुटेशन लो हो गया है, उसे सब कुछ सही बनाना पड़ेगी। यूना सबको बाय कहती है, उसे न्यू डिशेस ट्राई करना है, वो बाद में सबसे बातें करने आएगी। ये कह के होटल की तरफ चली जाती है। पानी के जार फुल करने के बाद यूना मछलियाँ लेके आती है। उसे आज फिश सूप बनाना है। यूना राइस या ब्रेड बनाने के बारे में सोच रही थी, तभी वो कुछ आलू देख पाती है। उसके छिलका फेंक के बॉईल कर लेती है। मछलियों को स्लाइस करके बॉईल आलू में डाल के कुछ मसाला देके यूना उसके स्पेशल फिश सूप बना लेती है। अच्छा स्मेल से उसे तभी भूख लग गई थी। उस टाइम पे मिस्टर किन आके पूछते हैं क्या यूना इतना जल्दी उठ गई है और अब खाना भी तैयार कर लिया। यूना उन्हें सूप ऑफर करती है। डिलीशियस सूप देख के मिस्टर किन राजी हो जाते हैं। उसने ये सूप टेस्ट करके पूछते हैं यूना कैसे इतनी से सामान से टेस्टी सूप बना सकती है। उन्हें यूना की कुकिंग पसंद आया है। यूना थोड़ी टेंशन में थी, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा लग रही थी। यूना देखती है मिस्टर किन उनके सूप कंप्लीट कर लिया है। वो परेशान हो रही थी कि मिस्टर किन के और सूप ले आने के लिए कहेंगे तो फिर उसकी सूप भी उन्हें देना पड़ेगी, क्योंकि सूप लिमिटेड है और 2 या 3 लोग ही ऑर्डर कर पाएंगे। ओनर खुद ही सूप पी जाने से कम पड़ सकता है। होटल पर कोई गेस्ट था। गेस्ट नीचे आते ही मिस्टर किन उसे सूप ऑफर करते हैं। वो लड़का कहता है उसे मिस्टर किन के घटिया सूप नहीं चाहिए। सुबह सुबह क्यों उसने उसके मूड खराब करने आ गया। इस इलाके के सब जानते हैं मिस्टर किन कैसा खाना बनाते हैं। मिस्टर किन फिर भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार उसने सूप नहीं बनाया। उसने जो शेफ को हायर किया है वो बहुत ही टेस्टी डिश बना सकती है। लड़के ने भूख के वजह से सूप टेस्ट करना चाहते हैं। मिस्टर किन यूना को सूप ले आने के लिए कहते हैं। लड़का गुस्से में था। वो कहता है अगर मिस्टर किन फिर से उनके फालतू डिश ले आए तो वो सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देगा। यूना सूप सर्व करने के बाद सोचती है ये इंसान सच कह रहा है। उसके पास से अल्कोहल की स्मेल आ रहा था। वो लड़का सूप टेस्ट करके सोचता है ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। वो पहली बार इतना डिलीशियस सूप देखा है। यूना टेंशन में थी, लेकिन वो लड़का 1 बाउल सूप के बाद और 2 बाउल सूप ऑर्डर देते हैं। यूना मिस्टर किन को बुला के कहती है उसे ग्रोसरी खरीदने जाना है, अंदर और कोई सामान नहीं है। मिस्टर किन उसे सौगात देना चाहते हैं। उन्हें लगता है यूना इससे कुछ सामान खरीद सकती है। यूना उन्हें साथ जाने के लिए कहती है। उसे कोई भी नंबर पढ़ना नहीं आती है। मिस्टर किन कह देते हैं उसने नहीं जा पाएंगे, उन्हें साफ सफाई करना है। उस जगह पे जो लड़का था वो यूना के साथ जाना चाहता है।
उसे उसके साथ नहीं जाना है, लेकिन मिस्टर कीन कहते हैं मिस्टर रिंकर के साथ यूना जा सकती है, उसने उसे हेल्प करेंगे। जब यूना रिंकर के साथ निकल रही थी तब देखती है होटल पे कुछ कस्टमर रहते हैं, उनके ड्रेस अब रे के जैसा है, उनके पास तलवार और तीर भी है। यूना उनको देख रही थी। रिंकर उसे उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे गेस्ट एडवेंचर के लिए आते हैं, उनके लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी उनका मौत हो सकता है। यूना रिंकर के जॉब के बारे में पूछती है। रिंकर कहता है वो कोई जॉब नहीं करता, वो मर्सनरी है, अगर उसे अच्छा सैलरी मिलता है तो वो गार्डिंग से लेकर कुछ भी कर सकता है। उसे तलवार चलाना भी आता है, अगर मिस कभी किसी को हायर करनी चाहती है तो उसे हायर कर सकती है। यूना डर के कहती है उसे किसी को हायर नहीं करनी है। यूना के रिएक्शन से रिंकर हंसकर कहता है वो तो मजाक कर रहा था। यूना ये सुन के रिलैक्स होती है। वो दोनों बातें करते करते एक जगह पे आके रुकते हैं। रिंकर उसे मार्केट दिखाता है। यूना सोचती है क्या उसे इस मार्केट पे जहाज से ज्यादा सामान मिल सकती है। वो खुश थी। तभी रिंकर उससे पूछता है नेक्स्ट टाइम मिस क्या बनाने के लिए सामान लेना चाहती है, वो जो बनाएगी वही परफेक्ट रहेगा। यूना कहती है उसे मार्केट पे जाके ही देखना पड़ेगी उस जगह पे क्या क्या मिल सकता है। वो देखती है रिंकर को देखने में डरावना लगता है, लेकिन असली में अच्छे इंसान है। एक डिश टेस्ट करके ही उसे इतना विश्वास कर लिया। यूना मार्केटिंग करते करते कुछ लैंग्वेज सीख जाती है। उसे ये पता चलती है यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम पैसों में मिलते हैं, जैसे ऑनियन, बीन्स और कुछ वेजिटेबल्स नीचे ही पड़ा रहता है। उसे लगता है इस इलाकों में लोग ज्यादा खाना नहीं बनाते हैं। सबसे एक्सपेंसिव आइटम है सॉल्टेड मीट, फ्रूट्स, अल्कोहल, ब्रेड और चीज। रिंकर उसे सब कुछ अच्छे से समझा रहा था। यूना को लगती है किसी को देखकर उसे गलत नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है वो अलग है, लेकिन अब उसे उसके शहर के खाना याद आ रही थी। उसे नहीं पता है वो कभी उसके शहर के खाना खा पाएगी या नहीं। वो सोया सॉस और सोयाबीन पेस्ट अगर बना भी लिया तो भी 1 साल लग जाएगा ये पूरी तरह से बनने के लिए। वो डेजर्ट लैंड पे जो सॉल्टेड फिश बनाई थी उसमें से कुछ उसके पास अभी भी है। रिंकर उसे देख रहा था। यूना बिग साइज अंडे देख के पूछती है ये कौन से अंडे है। रिंकर कहता है ये है जायंट डक के अंडे, जिसके प्राइस सिर्फ 1 गिल्ड है। ये बहुत सस्ता सामान है। फिर उसने पूछते है क्या यूना अलग दुनिया से है। उसे नहीं पता। यूना हाँ कहती है। रिंकर फिर से कहता है जो सब लोग एडवेंचर के लिए आते हैं उन्होंने जायंट डक पर सवारी करते हैं। जायंट डक एक दिन में बहुत सारा अंडे देते हैं, इसीलिए इस शहर पे इसका प्राइस लो है। आम इंसान इसे आसानी से खरीद सकते हैं। यहाँ के सब लोग इसे बॉयल करके खाते हैं। यूना जब सुनती है इस जगह पे सिर्फ अंडे को बॉयल किया जाता है तो वो सोचती है उसके दुनिया में अंडे के इतना सारा रेसिपी है और ये लोग सिर्फ बॉयल करते हैं, ये कैसे हो सकता है। वो जब ऑल्टर से सुनी थी कि ऑल्टर पानी गर्म कर सकता है और फिश बॉयल कर सकता है, यही उसका बेस्ट कुकिंग स्किल है, तब उसे विश्वास नहीं हुई। अब उसे समझ आ रही है। वो शौक में चली जाती है कि इस जगह के लोग खाने के साथ क्या क्या कर रहे हैं। वो सामने ही कुछ ब्रेड और टेस्टी खाना देख के रिंकर को खाने के ऑफर करती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसके लिए ग्रोसरीज उठा रहा है। रिंकर उसे ये फूड खरीदने से मना करता है। यूना नहीं सुनती है। वो खरीद के ले आई थी। रिंकर फूड देख के घबरा गया था। वो उसे ये खाने से मना करता है। वो सब तो होटल पहुँच के टेस्टी खाना बना के खा सकता है। यूना सोचती है रिंकर ज्यादा ही टेंशन कर रहा है, इतना टेस्टी देखने वाला खाना अच्छा ही होगा। वो जब एक बाइट लेती है तो खाने के टेस्ट से उसके हाथों से सारे फूड नीचे गिर जाता है। वो दोनों खाने को फेंक के चले जाता है। 2 चूहा आके टेस्ट करने से उन दोनों के मूड भी खराब हो जाता है। यूना और रिंकर जब होटल आके पहुँचता है तब उस जगह पे जेंट था। वो यूना को पेमेंट देता है जो उसे भीसबी ने दिया है यूना को देने के लिए। यूना सोचती है उसे लगा था भीसबी को याद नहीं है, लेकिन सच में वो उसके कुकिंग के पेमेंट दे गई है। तब जेंट कहता है कि उसे कुछ मछली मिला था। वो उसे कचरे समझकर फेंकने गया था, लेकिन ये मछली सील किया गया है इसीलिए उसने रख दिया है। यूना को याद आती है ये वही सॉल्टेड फिश है जो वो डेजर्ट आइलैंड में तैयार की थी। उसे ये चाहिए, इससे वो अच्छे डिशेस बना पाएगी और सॉस भी तैयार कर पाएगी। वो जेंट से रिक्वेस्ट करती है उस मछलियों को इस होटल पे ले आने के लिए। जेंट कहता है अब वो जा रहा है, बाद में किसी को भेज देगा मछली ले आने के लिए। यूना उसे कुछ खाना खा के जाने के लिए कहती है। जेंट नहीं खाना चाहता है, वो ऑफिस जाके या मार्केट से खा लेगा। यूना उसे रुकने के लिए कह के किचन पे चली जाती है सी फूड और स्टीम एग बनाने के लिए। वो सब कुछ क्लीन करके बॉईल कर लेती है और एग को सॉल्ट से मिला के सभी इंग्रेडिएंट्स और श्रिम्प को कुक कर लेती है। सी फूड को
फ्राई करके एक के डिश के ऊपर वो कुछ ग्रीन ऑनियन दे देती है। यूना ये सी फूड फ्राई लास्ट टाइम भिजबी के लिए बनाई थी, उसे लगता है जेंट को ये पसंद आएगा। बाहर खाने के स्मेल से रिंकर खुश होकर पूछता है यूना क्या डिश बना रही है, उसे भूख लग गया है। होटल पे कुछ गेस्ट थे, उन्होंने खाने की खुशबू से आगे आके देखते हैं यूना जेंट के सामने खाना देके सोच रही थी क्या जेंट को ये पसंद आएगा। जेंट पहली बार इतना सॉफ्ट एग के साथ इतना डिलीशियस फूड खाया था। वो यूना को कॉइन्स देकर कहता है। अब उसे पता चला कि भिजबी की उसे जॉब देने के लिए कह दिया था। जेंट फिर खाने आने के बारे में कहता है। होटल के बाकियों ने भी ये डिश खाना चाहते हैं। यूना सबको खाना देती है। एक वीक हो गया है वो इस होटल पे काम कर रही है। रिंकर और मिस्टर किन के मदद से यूना की किचन के सामान बढ़ रहा था और हर रोज नए लोग आ रहे थे। वो खुश थी कि रिंकर हेल्पफुल पर्सन है। दिन दिन उसके पेमेंट बढ़ रहा था। इस जगह के लोग ऐसे फूड खाने के बाद उसे समझ आया इस दुनिया में पृथ्वी के जैसा खाना नहीं पाया जाता। वो नए सॉसेस भी तैयार कर लिया, चिली पाउडर तैयार किया और मिल्क से चीज बनाने के लिए ट्राई कर रही थी। इन दिनों में वो नंबर और अल्फाबेट सीख लिया है। मिस्टर जेंट हर रोज तरह आज भी आए थे, लेकिन उसके साथ लिसा को भी ले आए। यूना लिसा को मिस्टर जेंट के ऑफिस पर देखी थी। लिसा पूछती है क्या यूना उसके बॉस के गर्लफ्रेंड है। यूना घबरा गई थी। जेंट यूना को लिसा के बात पे ध्यान देने से मना करता है। वो तो डिश ऑर्डर देता है। जेंट मेनू जानना चाहते हैं। यूना कहती है वो सी फूड फ्राई और बोसम बनाई है। ये बोसम पोर्क से बनाया जाता है जो फ्राइड स्पाइसी वेजिटेबल्स के साथ खाया जाता है। लिसा होटल पर जो कुछ डिश था सब कुछ ऑर्डर कर देती है। यूना कुकिंग पे ध्यान देती है। यूना के डिश फेमस होते जा रहा था। मीट के इंग्रेडिएंट्स के साथ बोसम बना लेती है, फ्राइड वेजिटेबल्स बना लेती है। यूना लिसा के सामने बहुत ही टेस्टी डिशेस रखते ही लिसा के एक्सप्रेशन से यूना टेंशन में पड़ गई थी। लिसा को जेंट धीरे से बातें करने के लिए कहता है। लिसा और भी एक्साइटेड होकर सबको सुनाने के लिए अनाउंस करती है कि इस रेस्टोरेंट पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। इसके जैसा टेस्टी खाना और कहीं नहीं पाया जा सकता। यूना हैप्पी थी। उसे अच्छा लगा कि सभी कस्टमर्स को उसके बनाए हुए खाना पसंद आ रहा है। लिसा की वजह से और भी लोग आने लगते हैं सिर्फ खाने के लिए। उसे पता है उसके बनाए हुआ खाना सबको पसंद आते हैं, जैसे कि मिस्टर किन, भिजबी, रिंकर और रे को भी उसके बनाए हुए खाना पसंद आया। उसे रे के याद आ रही थी, लेकिन अब जल्दी खाना बनाना पड़ेगी। यूना डिस्टर्ब हो जाती है। ओनर की वजह से मिस्टर किन ग्रोसरी खत्म होने के बाद ग्रोसरी ले आते हैं। उसे ये पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उस दिन जल्दी होटल बंद करना पड़ता है। लेकिन मिस्टर किन उसके सैलरी डबल कर दिया है, इसीलिए वो आज नए ड्रेस खरीद पाई थी। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे वो जब तैयार होकर नीचे उतरती है तब रिंकर उसे देख के पूछता है क्या यूना को नए ड्रेस मिली है। यूना हाँ कहती है। वो कल ही मार्केट से खरीद लाई है। वो पूछती है क्या कल 8 प्लेट बोसम खाने के बाद आज और खाने के लिए जल्दी उठ गया है। रिंकर कहता है उसे आज निकलना है, कोई आने वाला है, उसके जाने के टाइम हो गया है। यूना ये सुन के अपसेट हो जाती है। इन दिनों में उसके साथ रिंकर के दोस्ती हो गया था। उसे रिंकर के लिए दुख हो रही थी। वो जब वजह पूछती है रिंकर कहता है इस जगह रह के उसका स्किल कमजोर पड़ गया है। वो भी ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। उसे न्यू कंपनी पर जॉब मिला है। उसे पैसों की भी जरूरत है। उसे जल्दी जाना है। वो ज्यादा टाइम नहीं रुक पाएगा। यूना उसे कुछ खाने के बाद जाने के लिए कहती है, लेकिन रिंकर नहीं मान रहा था। यूना के बातों से वो लास्ट टाइम उसके हाथों के बनाए हुए सूप खाना चाहते हैं। यूना जब खाना बनाने जाती है रिंकर बहुत ही अपसेट था। यूना किचन पे जाके जल्दी सूप बना रही थी और सोचती है रिंकर क्यों कहा कि वो लास्ट टाइम के लिए खाएगा क्या, वो और कभी नहीं आएगा। यूना उसे सूप के साथ कुछ सैंडविच भी पैक कर देती है। रिंकर ऐसा खाना पहली बार देखा है, लेकिन उसे लगता है यूना के बनाए हुए खाना टेस्टी रहेगा। रिंकर यूना को बाय कह के निकल पड़ता है। उसे लगता है वो कभी नहीं आ पाएगा। यूना उसे फिर से आने के लिए कह देती है। कुछ टाइम बाद एक इंसान आते हैं। उन्हें लगता है रिंकर से ही कह गया है कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है। उसने न्यू इन के अंदर जाके मिस्टर किन के सामने ही यूना को उसके ड्रीम होटल पे कुकिंग करने के ऑफर करता है। वो मिस यूना को डबल पेमेंट करना चाहता है। यूना अपने मन में ही सोच लिया था कि उसे क्या चाहिए। वो इस टाइम पे रिंकर को मिस कर रही थी और उसे लगता है
मिस्टर कीन भी उस इंसान को कुछ नहीं कहेंगे। वो खुद को सीरियस रखकर वो मिस्टर के ऑफर रिजेक्ट करती है। उसे इस होटल पे ही काम करनी है, उसे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। उस इंसान ने कहते हैं उन्हें अब जाना है, सुबह से बढ़िया के मिस को ले जाएंगे। ये कह के उसने वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यूना मिस्टर कीन से उनका आइडेंटिटी जानना चाहती है। मिस्टर कीन कहते हैं ड्रीम इन लॉर्ड विल गेरहन का है। उनके बाद मिस्टर गेरोन उस इन का रिटेनर है। उस होटल पर कोई गेस्ट फ्री में भी नहीं रहना चाहते हैं। यूना को समझ आती है ये मिस्टर गेरोन उस इन का ओनर नहीं है, फिर भी लोगों को डिस्टर्ब करता है। यूना मिस्टर कीन से पूछती है अगर वो उस होटल में जाने से मना कर दिया तो क्या हो सकता है। मिस्टर कीन कहते हैं यूना ऐसा नहीं कर पाएगी। मिस्टर गेरोन एक ऐसा इंसान है जो कुछ प्लान बनाने से काम भी पूरा कर लेते हैं। वो पावरफुल इंसान है। यूना को समझ आती है वो किसी तरह से नहीं छुप सकती है या भाग पाएगी। मिस्टर गेरोन जैसे भी हो सके उसे ले जाएगा, नहीं तो नाइट्स को ले आके उसे जबरदस्ती ले जा सकता है। वो जब इधर उधर चल रही थी तब देखती है नीचे मिस्टर कीन के पास मिस्टर गेरोन आए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। उसने मिस्टर कीन से बातें कर रहे थे। वो जल्दी नीचे जाके पूछते हैं इस जगह पे क्या हो रही है। मिस्टर गेरोन कहते हैं ये इन छोटा है और फेमस भी नहीं है। उनके पास इस इन के पेपर्स भी है, अगर उसने चाहे तो 2 दिन के अंदर इस इन को वैनिश कर सकते हैं। मिस्टर कीन उनसे माफी चाह के उनके होटल को छोड़ देने के लिए कहते हैं। यूना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो ड्रीम इन पे सेफ बनने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन मिस्टर कीन के पेपर्स देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। मिस्टर गेरोन उस पेपर्स को यूना के हाथों से छीन लेते हैं और कहते हैं यूना कभी बाहर के गेस्ट से नहीं मिल पाएगी, उसे सिर्फ कुकिंग ही करनी पड़ेगी। यूना राजी थी। मिस्टर कीन उसके लिए परेशान थे। यूना उन्हें प्रॉमिस करती है वो जल्दी लौट आएगी। यूना जब सवारी पे मिस्टर गेरोन के साथ जा रही थी मिस्टर गेरोन उसे समझाते हैं यूना को किसी से बातें ना करने के लिए और उनकी बुराई ना करे। उनके कान बहुत दूर तक है, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यूना को गेरोन के एटीट्यूड पसंद नहीं आती है। गेरोन उसे ध्यान देने के लिए कहता है। वो खुद के मैजिकल कैसल के बारे में ज्यादा ही दिखावा कर रहा था। ड्रीम इन पे पहुंचने के बाद बाहर से इनको देख के यूना हैरान रह जाती है। उसके एक्सप्रेशन देख के गेरोन कहता है अंदर सब कुछ मैजिकल है। एक टाइम पे मैजिशियन आके इस कैसल को मैजिकल बना के जाते थे। यूना सोचती है ये बातें सच हो सकता है, इसीलिए फैंटेसी वर्ल्ड की तरह ये मैजिकल कैसल शाइन कर रहा है। गेरोन उसे लेके अंदर जाने के कुछ टाइम बाद सब शाइनिंग गायब हो जाता है, जैसे आसपास कोई शाइनिंग ही नहीं था। गेरोन गुस्से से गार्ड्स को लाइट ठीक करने के लिए बुलाता है। वो यूना को कहता है कि पहले कभी इस जगह के लाइट्स प्रॉब्लम नहीं हुआ। यूना अंधेरे में ही चलते चलते ऊपर गई थी। गेरोन पूछता है यूना इस जगह क्यों आई है। तभी एक गेस्ट नहाते हुए बाहर आके गुस्से से पूछता है गेरोन का भी इस प्रॉब्लम को ठीक करेगा, हर रोज बिजली चला जाता है। यूना थोड़ी सी मुस्कुरा के पूछती है वो कहाँ पे कुकिंग करेगी। गेरोन के एटीट्यूड कम पड़ रहा था। वो यूना को आज के लिए चले जाने के लिए कहता है। यूना कहती है वो फिर से आएगी लेकिन बिजली नहीं आएगा। गेरोन नाराज हो जाता है। यूना खुश थी कि वो मिस्टर कीन के इन पे लौट रही है। उसे अब गेरोन के मैजिक्स के बातों पे हंसी आ रही है, लेकिन उसे अब 4 घंटे के रास्ता चल के जाना पड़ेगी। ये सोच के गुस्सा हो जाती है। फिर यूना को याद आती है कि वो जब मैजिकल इन में पैर रखी थी तभी रोशनी चला गया था। क्या इसका मतलब वो अलग दुनिया से आई है, इसीलिए क्या ऐसा हो गया है। साइड में ही एक मैग रहते हैं, उन्हें कुछ पता हो सकता है, लेकिन भीज भी उसे कह रही थी ये सब मैग सेल्फिश होते हैं, किसी के हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो और एक इंसान से जान सकती थी जो है रे, लेकिन उसे नहीं पता रे अब कहाँ है। उसके पास रे का कोई पीक भी नहीं है। वो कैसे इतना बड़ा इलाकों में उसे ढूंढ पाएगी। ये सब सोचते हुए वो मेन रोड पे आ गई थी। एक इंसान जो जायंट डक के सवारी कर रहे थे उसने गुस्से से यूना को सामने से हटने के लिए कह रहे थे। यूना कुछ दूर जाके देखती है एक जगह पे काले धुएं जैसा कुछ है। उसके आसपास इंसेक्ट भी घूम रहा था। उसे लग रही थी उस धुएं के अंदर कोई है। उसे लगता है वो एक बार खुद के पावर के बारे में जान सकती है। यूना आगे जाने से ही ब्लैक मैजिका और इंसेक्ट गायब हो जाते हैं। वो नीचे एक इंसान को देख पाती है। वो उस इंसान के बॉडी में जमी हुई धूल देख के सोचती है क्या इस इंसान के ऊपर मैजिक अप्लाई किया गया था, क्या वो जिंदा है। यूना सामने जाते ही उस इंसान की आंखें खुल जाने से वो यूना को देख के आगे बढ़ रहा था। यूना के पैर अकेले ही मूव करके उससे किक मारने से वो इंसान सेंसलेस हो जाते हैं। यूना उसे अकेले नहीं छोड़ पाई। वो उसे लेके न्यू इन पे आ जाती है। मिस्टर कीन यूना को देख के खुश थे। उसने पूछते हैं कैसे यूना चली आई। यूना कहती है मिस्टर गेरोन आज बिजी है इसलिए उसे कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बाद में उसने उसे ऑर्डर देंगे। मिस्टर कीन यूना के साथ जो लड़का था
उसे देख के पूछते हैं कि ये यूना के बॉयफ्रेंड है। यूना कहती है उसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए उन्हें गलतफहमी दूर करना चाहिए कि जेंट या ये अनजान लड़का उसके बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस्टर किन घबरा के पूछते हैं कि यूना इस लड़के को ड्रीम इन से रेस्क्यू किया है। यूना कहती है वो जब रास्ते पर चल रही थी तब इसे इंज्योर्ड देख पाया। वो मिस्टर किन से ये छुपा लेती है कि उसके किक के वजह से ये इंसान बेहोश हो गया है। यूना ब्लैक फॉग के बारे में उनके साथ बातें कर रही थी। मिस्टर किन कहते हैं उन्हें पता नहीं यूना ने ये सही किया है या नहीं, लेकिन उस इंसान को ले आया नहीं तो ये इंसान बाद में ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। उसने कहते हैं आज शाम पे मिस्टर जेंट आ सकते हैं। उसने यूना के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनने के बाद ही आने के न्यूज दे दिया। यूना उस अनजान इंसान को देख के सोच रही थी बीमार की वजह से उनका फेस व्हाइट हो गया है, लेकिन अब उसे लगता है इस इंसान की स्किन टोन ऐसा ही है। वो सोचती है इसके बारे में वो बाद में मिस्टर जेंट से बातें कर लेगी। यूना जब मिस्टर किन से पूछती है डिनर पे वो क्या बनाएगी, मिस्टर किन चुप थे। यूना एक्साइटेड होकर गेस्ट से पूछने जाती है वो डिनर पे क्या बनाएगी, लेकिन वो किसी गेस्ट को नहीं देख पाती है। यूना जब वजह पूछती है मिस्टर किन कहते हैं सभी कस्टमर चला गया है। उनके कहना है मास्टर शेफ चली गई, अब इस जगह पे रहने का कोई जरूरत नहीं है। यूना फर्स्ट में गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसे लगता है ये तो सच है कि सब लोग इस जगह पे खाने के लिए ही आते थे। वो अपसेट हो जाती है, लेकिन मिस्टर किन के पेट पे गुड़गुड़ होने से यूना को समझ आती है मिस्टर किन भी पूरे दिन उसके टेंशन से भूखे हैं। उसने उसे जाने से मना कर रहे थे, इसका मतलब उन्हें होटल से ज्यादा उसकी परवाह है, लेकिन वो नहीं समझ पाई। उसे अच्छा लगा कि कोई उसके लिए सोचते है। वो मिस्टर किन के लिए खाना बनाने चली जाती है। वो बटर चीज और सोया सॉस मिस करती है। इस जगह पे रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, इसीलिए वो मिल्क से बटर या चीज बनाने के लिए बहुत टाइम वेट किया। यूना मिस्टर किन के लिए आज उसी चीज से पिज्जा बनाना शुरू करती है। फर्स्ट में मैदे से डो बना के कुछ वेजिटेबल्स काट के चीज देके ओवन पर दे देती है। पिज्जा तैयार होने के बाद वो मिस्टर किन को टेस्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर किन इस पिज्जा से बहुत ही खुश थे, उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। तब जेंट के यूना को बुलाता है, वो बहुत ही टेंशन में था। यूना को देख के पूछता है यूना कब आई है, उसने तो सुना था गेरॉन उसे ले गया है, क्या यूना ठीक है, क्या उसके साथ गलत कुछ हुआ है। यूना उसे थोड़ा सांसें लेने के लिए कहती है, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुई। वो सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ही गेरॉन फिर से आ गया था यूना को ढूंढने के लिए, लेकिन सामने ही जेंट को देख के घबरा के पूछता है जेंट इस जगह पे क्या कर रहा है। जेंट कहता है वो मर्चेंट है, उसे तो यहाँ पर आना ही पड़ता। वो गेरॉन के हालत के बारे में पूछता है। गेरॉन घबरा रहा था, लेकिन मुस्कुरा के जवाब देता है। जेंट कहता है गेरॉन को देख के उसे अच्छा लगा है, लेकिन उसने सुना था गेरॉन इस सीन के पेपर्स लेके इस जगह के सेफ को फोर्स करके ले गया था। गेरॉन खुद को इनोसेंट प्रूफ करता है, लेकिन यूना कहती है उसे गेरॉन ने फोर्स कर रहा था इस होटल को छोड़ देने के लिए। जेंट कहता है उसे लगता है किसी छोटे इन पर आके किसी लॉर्ड इंसान को हंगामा नहीं करना चाहिए और ना तो किसी छोटे होटल पर लोगों को फोर्स करना चाहिए। अगर ऐसा ही मर्चेंट लाइसेंस को लेकर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या लॉर्ड गेरॉन खुश होंगे। जेंट मुस्कुरा के ही गेरॉन को थ्रेट दे रहा था। गेरॉन डर गया था। वो कहता है वो इस जगह पे खाना खाने ही आया था, लेकिन आज काम है, वो इस जगह पे ज्यादा टाइम नहीं रह सकता है, उसे जाना है। ऐसे ही वो दौड़ के निकल जाता है। यूना जेंट को थैंक्स कहती है इस होटल को और उसे हेल्प करने के लिए। जेंट कहता है उसे भी ने कह गया है यूना की देखभाल करने के लिए, इसीलिए वो उसके काम किया था। यूना मुस्कुरा के उसे पिज्जा खाने के लिए कहती है। वो जेंट को धक्के देकर ले जा रही थी। जेंट उसे धक्के देने से मना करता है, उसके पास टाइम है, वो ये डिश ट्राई करके ही जाएगा, लेकिन यूना नहीं मान रही थी। यूना सोच रही थी उसे जेंट सेव किया है, वो उसके लिए स्पेशल कुछ बनाएगी जैसा कि हॉट विंग्स या स्पैगेटी, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी सूप जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन कई बार वो पोटैटो सूप और सी फूड बनाई थी। वो आलू, ऑनियन और चीज मिला के क्रीमी पोटैटो सूप तैयार कर लेती है। जेंट नया सूप देख के एक्साइटेड था, लेकिन यूना सोचती है इस लैंड पे उसे नए कुछ इंसान मिला है, मिस्टर कीन, जो उसके लिए चिंता करते हैं। जेंट जो उसे लेकर परेशान हो जाते हैं और रिंकर के जैसा हेल्पफुल फ्रेंड्स, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रही थी। यूना कहती है जेंट तो बहुत ही फेमस है, उसे देख के गेरॉन भी डर गया। जेंट कहता है इसके वजह है मर्चेंट कंट्रोलिंग, ये जगह लैंड ऑफ क्लैमिटी के पास थी और वह को
लेकर बुरी अफवाहें फैल रही थी। मर्चेंट पहले ही डरे हुए थे, अगर कोई और गलत खबर फैल जाती तो सब मर्चेंट यहाँ से चले जाते और पूरा ट्रेडिंग एरिया बर्बाद हो जाता। इसीलिए गेरॉन बहुत संभल के रहने की कोशिश कर रहा है। यूना को जेंट कह देता है कि गेरॉन फिर से आएगा। 4 दिन बाद गेरॉन एक ऑफर सेंड किया था कि मिस यूना न्यू इन पे ही कुकिंग करेगी, लेकिन उसके ड्रीम इन के लिए भी कुकिंग करना पड़ेगा। कुकिंग के सब सामान उसने भेज देंगे, लेकिन इसे कुकिंग के अलावा और किसी जगह सेल कर देने से पनिशमेंट मिल सकता है और उसे कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की सैलरी मिलेगी। जेंट यूना को कह रहा था उसे ये डील अच्छा लगा। यूना सोचती है अब उसे नए नए सामान भी मिलेगी, जैसे कि शुगर और भी कुछ, जिससे वो डेजर्ट और स्वीट बना पाएगी। यूना बहुत एक्साइटेड थी। जेंट ये कॉन्टेक्ट साइन के बारे में गेरॉन से बातें कर लेगा। ये कहते ही यूना खाना बनाने जाती है। एलेक्स नींद से उठ गया था। यूना जेंट से पूछ रही थी क्या वो और कुछ खाना चाहता है, तब एलेक्स आके बैठता है। यूना उसके तरफ देखती है। मिस्टर कीन कहते हैं उसने इस लड़के को पेपर और पेन दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं लिखा और ना तो बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये लड़का बोल भी नहीं सकता और ना तो लिख सकता है। यूना सोचती है पहले दिन भी ये लड़का कुछ नहीं कहा। तब जेंट उसके बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है। उसे लगता है जैसे मिस्टर कीन और यूना उसके केयर कर रहे हैं। ये कोई गेस्ट है। यूना कुछ कहने से घबरा रही थी। जेंट कहता है उसे पता चल गया ये लड़का स्ट्रीट पे पड़ा हुआ था और यूना उसे उठा लाई केयर करने के लिए। यूना कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। जेंट कहता है उसे ये भी लग रहा है कि ये इंसान किसी ब्लैक मैजिक से इंजर्ड था, इसे तो अभी निकलना चाहिए, लेकिन उसे पता है मिस्टर कीन और यूना ऐसे पर्सन नहीं है। फिर उन्हें धमका के कहते हैं वो उनकी तारीफ नहीं कर रहा है, उन्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए। जेंट एलेक्स को देखकर कहता है उसे लगता है वो इस इंसान को कभी वांटेड पोस्टर पर नहीं देखा, इसका मतलब ये कोई चोर नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है ये लड़का यूना के लिए बड़ा मुसीबत लेकर आ गया। यूना कुछ कहने जाती है, लेकिन एलेक्स उसके हाथ पकड़ के मुस्कुरा के पूछता है क्या उसने उसे नहीं पहचान पाई। यूना कहती है उसे लगता है इस इंसान के मेमोरी लॉस हो गया है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है। मिस्टर किन कहते हैं उन्हें भी लगता है कि पैनिक के वजह से ये लड़का ऐसा रिएक्शन दे रहा है। जेंट निकलते टाइम कहता है इस लड़के को पकड़ के रखने के लिए वो इसके सारे इन्फॉर्मेशन लेकर लौटेगा। मिस्टर किन और यूना उसके टेक केयर करने का फैसला कर लेते हैं। मिस्टर किन कहता है अगर यूना को ड्रीम इन के खाना तैयार करना पड़ा तो वो अकेले नहीं कर पाएगी, उन्होंने इस लड़के को हेल्पर के काम दे सकते हैं। यूना उसे पूछती है क्या उसने सुन पाया है उसके खाना और रहने के अरेंजमेंट हो जाएगा, सिर्फ उसे उसके साथ कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे इस होटल पे न्यू वर्कर ज्वाइन हो गया था। रात के टाइम पे यूना के आंखें खुल जाने से वो देखती है साइड पे एलेक्स सो रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। असल में वो मिस्टर किन को प्रॉब्लम में रखना नहीं चाहती थी और इस लड़के को स्टोर रूम पे वो नहीं रख सकती थी, इसलिए उसके रूम पे रख दिया था, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा बेड ले आई थी। फिर भी ये उसके पास आके बैठ गया। एलेक्स यूना की बातों से उठ गया था। वो दोनों खिड़की के पास जाके देखते हैं नीचे ड्रीम इन के सवारी जा रहा था। नेक्स्ट डे से उन दोनों के बिजी लाइफ शुरू होते हैं। यूना हर रोज 4 बार उसके इन के सबसे बड़ा जार पे सूप भेजती है। ड्रीम इन के जार इससे भी बड़ा है, उसे फुल करने के लिए इतना सा सूप भेजना ही पड़ता है। एलेक्स यूना के साथ सूप बनाने के लिए पानी ले आ रहा था। मिस्टर किन ने उस लड़के का नाम एलेक्स रखा है क्योंकि उनके भाई का नाम यही था। एलेक्स ये सुन के सिर्फ स्माइल किया था। यूना को नहीं पता है मिस्टर किन के लाइफ स्टोरी क्या है, उसने कुछ नहीं कहना चाहते है। यूना का एलेक्स की स्किल के बारे में कुछ पता चली है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चाकू यूज कर सकता है। एक गेस्ट ने उसे देख के कह रहा था क्या ये इंसान तलवार चलाता है, लेकिन एलेक्स यूना से भी कमजोर था। वो चाहती है एलेक्स रिंकर जैसे पावरफुल बन जाए। उस दिन जेंट आया था लिसा को लेकर। वो यूना के आसपास एलेक्स को देख के पूछता है ये इंसान क्यों यूना के पीछे पापी की तरह घूम रहा है। यूना उसे कैसे टॉलरेट कर रही है। लिसा उसे ऐसे बताने से मना करती है। यूना अपसेट होकर कहती है एलेक्स उसे हेल्प कर रहा है, इसीलिए आसपास से वो जब एलेक्स को देखती है तब एलेक्स मुस्कुराते हैं। उसे ये देख के अच्छा लगा कि एलेक्स उसे पसंद करता है। रात के टाइम पे यूना सपना देख रही थी। वो किसी अंधेरे में अटक गई थी जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। उसके सांसें अटक रहा था। तब किसी ने आके उसके हाथ पकड़ने से उसकी नींद टूट जाती है। यूना के आंखें खुलने के बाद भी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। एलेक्स उसके सर पे हाथ रख के उसे और कुछ टाइम सोने के लिए कहता है। यूना सुबह के टाइम पे नींद से उठ के सोचती है ओवरवर्क के वजह से उसे नींद में बुरा सपना आ रही थी। वो देखती है सामने के बेड पे एलेक्स है। वो भी उठ जाता है। यूना देखती
देखती है एलेक्स कुछ कह रहा था लेकिन इमेजिनेशन समझ के सोचती है एलेक्स बातें नहीं कर सकता। वो एलेक्स को काम करने के लिए जल्दी तैयार हो जाने के लिए कहती है। बहुत दिन बीत गया ड्रीम इन पर अभी भी खाना सेल करती है और गेरहन लैंड पर न्यू इन फेमस बनते जा रहा था। उसकी कुकिंग के बारे में सुन के आसपास के लैंड से लोग आने लगते हैं। एलेक्स की वजह से उसे थोड़ी सी हेल्प हो रही थी। ऐसे ही एक दिन रिंकर आता है। यूना देखती है उसके शरीर पे जख्म है। वो उसे पूछती है कि रिंकर को क्या हो गया है, वो कैसे चोट पाई है। उसके जख्म से ब्लड निकल रहा था। वो रिंकर के चोट पे मेडिसिन देने के लिए कहती है। मिस्टर कीन उसे एक रूम देना चाहते हैं। यूना फूड ऑफर करती है। रिंकर कहता है वो जल्दी निकल जाएगा, उसे कुछ नहीं खाना है। वो यूना के पीछे एलेक्स को देख के पूछता है क्या ये उसके बॉयफ्रेंड है। यूना कहती है उसके लिए इतना टाइम नहीं है, ये उसकी सेक्रेटरी फ्रेंड है। रिंकर कहता है अगर वो सभी उसके साथ खाना चाहे तो खा सकते हैं। यूना मीट के डिश और जूस लेके आई थी। वो सब खाना खा रहे थे। यूना उसके एडवेंचर के बारे में पूछती है। रिंकर कहता है वो सब इस जगह पे ही गया था। यूना के कुकिंग के बारे में कह रहा था। सबने इस होटल के बारे में और भी जानना चाहते थे। जब वो उसके रूममेट्स के साथ यूना के बनाए हुए सैंडविच शेयर कर रहे थे तब उन सब ने इस टेस्टी स्नैक्स से बहुत खुश हो गए थे। वो उसके लाइफ में पहली बार एक फालतू बातें कह दिया कि इस बार काम कंप्लीट होने के बाद वो सब मिलके यूना के डिशेस टेस्ट करने आएंगे। वो इतना चाइल्डिश कभी नहीं था। ये उसके लाइफ का घटिया एडवेंचर था। उसे उन सब बच्चों पे गुस्सा आ रहा था जो फैमिली प्यार के परवाह न करके ही एडवेंचर पे निकल जाता है। उन सब ने खुद के लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो बहुत कोशिश किया लेकिन किसी को सेव नहीं कर पाया। बच्चों जैसा एडवेंचरर्स के मौत हो गया। उसने यूना को ऐसे एडवेंचर पे जाने से मना करते है। यूना भी उनकी बातों के साथ देती है। रिंकर कहता है उन सब के फैमिलीज उनके लिए वेट कर रही है लेकिन वो खाली हाथ सिर्फ उनके सामान लौटाने जाएगा। ये सोच के ही उसे फीलिंगलेस लग रहा है। यूना उसके हाथों पे झोले था, उसे देख रही थी। रिंकर उसे उस एडवेंचरर्स के सामान दिखाना चाहते हैं। यूना डर के मना करती है। फिर भी रिंकर दिखा उसमें किसी का जर्नल, किसी का डायरी और सूरज के स्मेल रखने के लिए एक बॉक्स। यूना सब कुछ देख के चमक जाती है। वो पहली बार ये सब देखी है। उसने उसमें से एक जेल भी देख पाती है। वो ये देखती ही रह जाती है। ये देख के मिस्टर कीन डर के कहते हैं उन्हें लगता है यूना इस चीज को नहीं पहचानती है। यूना कहती है उसे सिर्फ इसके नाम पता है। रिंकर पूछता है क्या सच में यूना अलग दुनिया के इंसान है, उसे इसके बारे में नहीं पता। ये किसी इंसान के खाने का चीज नहीं है। यूना उस जेल के बारे में जानना चाहती है। रिंकर कहता है ये एक ऐसा जेल जिसे एनिमल खाने के बाद मास्टर के बातों पे चलना शुरू करते हैं। वाइल्ड एनिमल को ऐसे ही पाला जाता है। यूना पूछती है अगर कोई इसे खा ले तो क्या हो सकता है। रिंकर सीरियस होकर कहता है इस जेल को ट्रेजेडी लैंड पे डेमन के मैजिकल पावर से जो एनिमल्स का मौत होता है उसके खून से ऐसे जेल बनाया जाता है। पहले ट्रेजेडी लैंड के बॉर्डर स्ट्रॉन्ग था, कोई नहीं जा सकते थे। अब वीक पड़ जाने से आम लोग उस जगह पहुंच पा रहे हैं। आम लोग जब इस जेल को ढूंढ पाए तब से उन्होंने इसे ब्रेन वॉश की तरह यूज कर रहे हैं। ये डेंजरस भी है। इस जेल के वजह से उनके आंखें अंधेरे में भी चमकता है। रिंकर पूछता है यूना क्यों ये सब जानना चाहती है, क्या वो भी खाने में ये मिलाना चाहती है। रिंकर जेल को रख देता है। यूना कहती है उसने क्यूरियोसिटी के वजह से पूछ रही थी, उसे जेल लेकर कुछ नहीं करनी है। मिस्टर कीन रिंकर को उसके रूम दिखाते हैं। यूना और जेन डिशेस और टेबल क्लीन कर रहे थे। यूना सोच रही थी वो भी तो एक बार ये जेल खा लिया था, क्या उसे भी कंट्रोल करके इस दुनिया में लाया गया और सेवियर्स के कॉन्सेप्ट पूरा झूठ था। उसे नहीं पता है रे कैसे जी रहा है, क्या उसे उसके मास्टर पनिशमेंट देते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं। रात के टाइम पे जब यूना फ्री थी वो सोच रही थी 2 साल से वो इस जगह पे रह रही थी। उसे किसी सन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली। उसे लगता है सब कुछ फेक था। उसे इस जगह पे लाया गया है नए डिशेस बनाने के लिए, या तो ऐसे भी हो सकता है कि उसे सबने ढूंढ रहे हैं। उसे कुछ नहीं समझ आ रही थी। नेक्स्ट डे एक लड़की आई थी न्यू इन पर खाना टेस्ट करने के लिए। उसे देख के सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। यूना एलेक्स को कुछ डिश सर्व करने के लिए भेज देती है। उसे नींद आ रही थी। वो रे के लिए इतना सोच रही थी कि रात के टाइम पे वो नहीं सो पाई। एक बार देखने जाती है कितने कस्टमर्स अभी भी बाकी है। वो देखती है एक यंग लड़की खाना खा रही थी और एक लड़का उसके साइड पे बैठा है। उसे देख के अच्छा लगा कि ये प्रीटी लड़के उसके डिश से खुश थे। तब मिस्टर कीना के उसे बुलाते हैं। यूना से मिलने के लिए बाहर कोई वेट कर रहे हैं। यूना सोच रही थी कौन आ सकते हैं। वो बाहर जाके देखती है नॉक्स आया है। वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। नॉक्स कहता है वो साइड से ही
जा रहा था, इसीलिए यूना के काम देखने आ गया। यूना भीसबी को ढूंढती है। नॉक्स कहता है भीसबी बिजी है, वो इस बार नहीं आई। उसने यूना के लिए लेटर भेज दिया है। यूना लेटर को देख रही थी। नॉक्स पूछता है क्या यूना अभी भी अनएडुकेटेड है? यूना कहती है वो उसके काम पे बिजी थी। नॉक्स नाराज हो जाता है। यूना नॉक्स से पूछती है क्या वो जल्दी चला जाएगा? नॉक्स कहता है उसे इस बार कुछ काम है, कुछ दिनों के लिए उसे इस जगह पे रहना पड़ेगा। तब जेंट आता है। वो बहुत ही अपसेट था। यूना उनसे वजह पूछती है। जेंट यूना को डेमन के बारे में याद दिलाते हैं जिसका नाम है ओमिनो। जेंट पहले डेमन के बारे में यूना को कह दिया था, लेकिन यूना याद नहीं कर पाती है। जेंट कहता है गेरहन के साउथ सिटी पे डेमन ने अटैक किया है, सबको खत्म कर दिया गया। यूना डर जाती है क्योंकि रिंकर उस जगह पे ही जाने वाला था। वो पूछती है क्या रिंकर चला गया है? जेंट पूछता है क्या रिंकर कल ही आया था? यूना हाँ कहती है। जेंट कहता है उसे नहीं पता रिंकर कहाँ जा सकता है, अगर वो लौट आई तो। यूना को कह देना चाहिए कि उसने रिंकर के लिए एक जॉब ऑफर किया है। यूना पूछती है क्या मिस्टर जेंट रिंकर को ट्रेडिंग कंपनी पे हायर करना चाहते हैं? जेंट कहता है उसे रिंकर जैसा मर्सनरीज की जरूरत है, लेकिन अब उसे जाना है। उसके ट्रेडिंग कंपनी इस एरिया को छोड़ के चला जाना चाहते हैं। इस जगह के साउथ सिटी के वजह से उन सब ने और किसी लैंड पे कंपनी ओपन करेंगे। यूना जेंट के चले जाने के बारे में सुन के अपसेट हो जाती है। वो पूछती है कैसे कंपनी के लोग इतना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं? जेंट कहता है ये नया कुछ नहीं है, 1 महीने पहले से ही डेमन ओमिनो के राज चल रहा है। लोग पहले इसे फेक न्यूज समझ रहे थे, लेकिन वो एक दिन में ही एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है कि मर्चेंट्स और नहीं आना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक टूरिस्ट ने आसपास के कुछ रास्तों पे खून और लोगों के बॉडी देख के जब और आगे, तब अचानक सामने ओमिनो आ गई थी। उसे देख के वो इंसान सेंसलेस हो गया था। बाद में जब उसके होश आते हैं उसने सबको बता रहे थे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अब जब मर्चेंट और टूरिस्ट यहाँ पे कम आने लगे तो उसका कंपनी ने सोचा है इस जगह को छोड़ देने के लिए उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जाना पड़ेगा। मर्चेंट मीटिंग पे इस बात को लेकर कहा गया था, लेकिन कुछ मर्चेंट अभी भी रह जाना चाहते हैं। जेंट यूना को सेफ रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है वो भी उसके साथ ही जाएगी। दिन दिन लोग गेरहन लैंड को छोड़ के जा रहे थे। ये लैंड खाली हो रहा था और होटल पे भी ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, इसीलिए जितने एम्प्लॉइज थे उन्होंने भी चले जाना चाहते है। यूना को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रही थी। कुछ दिन बाद एक रॉयल इंसान आते हैं। उसने एलेक्स को देख के कहते हैं उन्हें नहीं पता था ये इंसान इधर छोटी सी होटल पे छुप के रह सकता है। जेंट लॉर्ड गेरहन को ऐसे लड़ाई ना करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लॉर्ड गेरहन उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। जेंट सोचता है लॉर्ड क्यों एलेक्स को बुलाएंगे। वो लॉर्ड से कहते हैं उसे लगता है लॉर्ड को कोई गलतफहमी हुआ है। इस छोटी सी होटल पर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। शोर की वजह से यूना बाहर आ गई थी क्या हो रहा है देखने के लिए। तभी लॉर्ड गेरहन गुस्से से पावरफुल आग यूज करते हैं एलेक्स को खत्म करने के लिए। उसने पूछते है मर्चेंट एजेंट क्यों इस लड़के को छुपा के रखा। यूना पावरफुल आग के सामने आने से आग गायब हो जाता है। जेंट पूछता है यूना क्यों इस सब के बीच में आ गई। जेंट और एलेक्स यूना को देख रहे थे कि उसे कहीं पे चोट लग गई है या नहीं। तभी यूना को याद आती है उसके जाने के बाद ही ड्रीमिन और एलेक्स के आसपास के मैजिक्स गायब हो गया था, इसीलिए वो एलेक्स को हेल्प करने सामने आ गया था। लॉर्ड देखते ही उनके मैजिक्स गायब हो गया है। गुस्से से उसने यूना की तरफ मैजिक से अटैक करते ही फिर से मैजिक्स यूना तक जाके गायब हो जाता है। यूना ये देख के सरप्राइज्ड हो गई थी। लॉर्ड कहते हैं उसने गेरॉन से सुना था कि इस सीन में एक लड़की है जो अलग तरह की हो सकती है, उसके पास कोई मैजिक से, लेकिन उसने इसे सिर्फ कहानी समझा था। उन्हें लगता है सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए। गार्ड उन सबको पकड़ लेते हैं। कोई लड़की आके उन सबको छोड़ देने के लिए कहती है। उसने उसके पेमेंट करने आए हैं। यूना देखती है ये वही प्रीटी लड़की है जो 3 दिन पहले उसके होटल पे आई थी खाने के लिए। लॉर्ड कहते हैं उन्हें किसी छोटी बच्ची के बातें नहीं सुनना है, बच्ची घर लौट सकते हैं। उस लड़की ने खुद के चेहरे देख के रियल रूप में ट्रांसफर होके कहती है उसे ये क्यूट चेहरा पसंद है। इसे सब जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, इसीलिए वो वैसे ही रहती थी, लेकिन ये भी उसकी असली चेहरा है। यूना उसकी रियल आइडेंटिटी जानना चाहती है। लड़की कहती है वो है डियोब्रिडा। उसे देख के लॉर्ड और जेंट कहते हैं ये वही डेमन है जिसे लोग ओमिनो कहते हैं, जो इस ट्रेजेडी लैंड के डेमन है। यूना डर के सोच रही थी डियोब्रिडा क्यों उसके इन पे आई थी और वो किसके पेमेंट करना चाहती है। लॉर्ड पूछते हैं उन्हें कैसे विश्वास होगा कि ये ही डियोब्रिडा है। डियोब्रिडा कहती है
उसे पता है लॉर्ड उसके पावर के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्यों उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वही डिओब्रिडा है। उसे तो और भी कुछ बताना था, लेकिन लॉर्ड ने उनके लोगों को ले आए। उसे इतने सारे लोग पसंद नहीं है। डिओब्रिडा स्माइल के साथ सबको थ्रेट देने से ही गार्ड भाग जाते हैं। डिओब्रिडा सबको ले आके इनके अंदर ही बैठती है बातें करने के लिए। डिओब्रिडा कहती है उसने तो सुनी थी लॉर्ड ने सब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंसेक्ट को बाहर निकल दिया है, फिर इस जगह पे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था। यूना उन दोनों के लड़ाई में नहीं रहना चाहती थी, वो इस सब से बाहर जाना चाहती है। जेंट को भी ये सब बातें सुनना नहीं था, वो इस जगह से जाना चाहता है। डिओब्रिडा उसे बैठने के लिए कहती है। यूना सोचती है उसे कुछ खाना ऑफर करने के लिए कहना चाहिए, इससे वो इस सब से छुटकारा पा सकती है। यूना सबके परमिशन लेकर केक बेक करने के लिए चली गई थी। सारे इंग्रेडिएंट्स से केक तैयार करके वो किचन गई थी क्रीम ढूंढने के लिए। ये क्रीम 2 दिन पहले वो तैयार कर रही थी, क्योंकि इस जगह पे कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है। उसे नहीं पता क्रीम तैयार हुआ है या नहीं। वो देखती है क्रीम तैयार हो गया। यूना हैप्पी हो जाती है, फिर क्रीम और स्ट्रॉबेरी से केक डेकोरेट करके ले आके कहती है ये स्पेशली बर्थडे और स्पेशल डे पे बनाया जाता है। डिओब्रिडा पूछ रही थी क्या यूना को लग रही है आज स्पेशल डे है। वो हाँ कहती है, क्योंकि इस जगह पे नए गेस्ट आए हैं। यूना समझती है ये लॉर्ड एक मैजिशियन है। डिओब्रिडा कहती है वो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए इस जगह पे आई है। उसे लगा था इतने दिनों में रिवेंज शैडो के मौत हो गया है, क्योंकि जिसके फैमिली के मौत हो गया था कैसे वो बच सकते हैं। वो एलेक्स को देख के कहती है ये है डाइक, फैमिली के लास्ट डाइक जो अभी भी जिंदा है। उसे लगता है डाइक अब उसके फैमिली के लिए रिवेंज लेना चाहते हैं। क्या डाइक के फैमिली के आत्मा उसे लेने नहीं आते हैं। एलेक्स कहता है हाँ वो डाइक है और उसके फैमिली मेंबर्स के मौत के बाद वो पागल हो गया था, लेकिन अब उसे लगता है मिस यूना के पास रह के वो ठीक हो गया और वो कभी रिवेंज लेना नहीं चाहता। वो यूना को थैंक्स कहता है। यूना पूछती है वो कैसे हेल्प किया। डिओब्रिडा कहती है वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी, लेकिन उसे पहले यूना के बारे में जानना है। यूना कहती है वो डाइक को रास्ते के साइड से ले आई थी। उसे डाइक फैमिली के श्राप के बारे में कुछ नहीं पता थी। उसे नहीं पता है उसके पास कोई मैजिक है या नहीं। यूना सोच रही थी उसे उसके सच कह देना चाहिए। वो कहती है वो इस न्यू इन के हेड सेफ है, लेकिन वो असल में अलग दुनिया से आई है। डिओब्रिडा एक्साइटेड होके कहती है उसे पता थी यूना अलग दुनिया के है, इसीलिए डाइक उसके साइड पे ही रहता है। और क्या डाइक इतने दिनों से यूना के साइड पे रहने के बाद भी उसे यूना के बारे में कैसे कुछ नहीं पता चला कि उसके श्राप गायब हो रहा है। डाइक कहता है उसने बस सोचा था यूना एक स्पेशल लड़की है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं सोचा था। डिओब्रिडा पूछती है यूना क्यों आई थी। यूना सोचती है क्या सबने उसे विश्वास करेंगे। वो कहती है उसे किसी ने कहा इस दुनिया को सेव करने के लिए गेरहन उसके मजाक उड़ाता है कि उन्हें हीरो मिल गया। यूना नाराज होकर कहती है वो ये पूरा विश्वास नहीं किया। डिओब्रिडा उसके दुनिया के मैजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। यूना कहती है उसकी दुनिया में कोई मैजिक्स नहीं है, उसे इस जगह पे आने के लिए कहा था जो कह रहा था सन फॉरेस्ट को सेव करना है। वो सब कुछ कहती है। रे जब उससे मिला था खाना बनाना, डेजर्ट आइलैंड, समुद्र के जर्नी, भिजबी और उसके दोस्त गेरहन पर उसके सफरिंग सब कहने के बाद जब वो रुकती है तब सबने सन फॉरेस्ट के बारे में सुन के हैरान रह जाते हैं। उन्हें इस आइलैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूना अब नाराज हो जाती है। पूरी कहानी को सुनाने के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो गया था और रिजल्ट कुछ नहीं आया। डिओब्रिडा कहती है वो उसे हेल्प करेगी, लेकिन क्या इस आइलैंड पे आने के बाद उसके साथ कुछ हुई थी। यूना को ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ याद नहीं आती है। डिओब्रिडा कहती है यूना कह रही थी वो पिछले 2 सालों से यहाँ है, इसमें से 1 साल उसने डेजर्ट आइलैंड पर सफर किया। उस टाइम उसके भी सेंस आया था। उसके सामने डेमन सबको खत्म कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ देख रही थी, बिना सेंस की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी। जब उन्होंने एडी को खत्म करने आई तब अचानक उसके होश आ गया, इसीलिए एडी बच गया, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ लोगों को खत्म किया। लॉर्ड कहते हैं उन्हें पता है साउथ सिटी भी डिओब्रिडा ने ही बर्बाद कर दिया। डिओब्रिडा कहती है वो और एडी ट्रेजेडी लैंड से ही है। उसके इलाकों में डेमन को शांत रखने के लिए समाज के द्वारा टुकराया गया बच्चे, अनाथ और क्रिमिनल के बलि दिया जाता है। ये एक ऐसी जगह थी जो किसी नरक से कम नहीं है। वहीं से सिर्फ 2 बच्चे जिंदा बच के निकल पाया था, वो और एक बच्चे जो था एडी। फिर डिओब्रिडा एक और सच बताती है, डेमन को इंसानों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक इंसान के बॉडी की जरूरत होती है, इसीलिए
नीमो नाम की एक औरत ने अपने बच्चे को डेमन का आधार बनाने के लिए समर्पित कर दिया था और सबसे बड़ा सच ये था कि वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि डिओब्रिडा खुद थी। लॉयड उसे विश्वास करना नहीं चाहते हैं। डिओब्रिडा बताती है कि उसे बचपन में ही डेमन के लिए सैक्रिफाइस किया गया था। वह डेमन ने उसके शरीर को अपना आधार बना लिया। हर दिन कोई न कोई खतरनाक डेमन जैसे खून, दर्द, डर, बीमारी और नफरत का डेमन उसके शरीर पर कब्जा कर लेता था। फिर उसी के हाथों से लोगों के मर्डर और तबाही मचाई जाती थी। अब लोग उसे ही डेमन और खतरनाक समझकर डर रहे हैं, लेकिन वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी मर्जी से कभी किसी को खत्म नहीं किया। उसके अंदर छुपे हुए उन अंधेरे डेमन ने ही ये सब जुर्म किया था। वो खुद भी उन बच्चों की तरह एक आम इंसान थी। अपनी बात साबित करने के लिए वो कहती है अगर वो सच में डेमन होती तो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर टूटने के बाद पूरे गाँव को बर्बाद कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो यूना से हेल्प चाहने के लिए आई है। उसके बॉडी अभी पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में नहीं है। डेमन उसे कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। डिओब्रिडा इस सबसे छुटकारा पाना चाहती है। उसे डेमन के बारे में याद आने से खुद पे ही नफरत आती है कि डेमन ने उसके बॉडी को कंट्रोल करके आम लोगों को मार दिया है। वो यूना को कहती है उसके मैजिक से उसे टच करने के लिए। यूना सोचती है वो इस दुनिया में आने के बाद कुकिंग के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, उसे कुछ नहीं होगा। उसे लगता है डिओब्रिडा सच कह रही है। वो उसे छूने के पहले जेंट सामने आके यूना को रोक देता है। वो कहता है डिओब्रिडा हर रोज अनजान जगह पे जाती है, उसके वजह से यूना प्रॉब्लम में पड़ सकती है, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसे फ्री में कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए जब वो पहले से कोई अमाउंट पाएगी तब उसे भी देना पड़ेगा। डिओब्रिडा फर्स्ट में गुस्से में थी, फिर राजी हो जाती है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसे नहीं पता थी एक दिन उसके साथ ऐसा स्कैम होने वाला है। यूना अपने मन में ही कुछ सोच रही थी। डिओब्रिडा जब पेपर्स पे साइन करने जाती है, यूना और एक कंडीशन ऐड करना चाहती है कि डिओब्रिडा को रे को ढूंढने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। डिओब्रिडा समझ जाती है यूना रे से इमोशनली जुड़ गई थी, इसीलिए उसे कह रही है। वो कहती है उसे भी कुछ जानना है। रे किसके बातों पे यूना के दुनिया पे गया था और वो क्या चाहते है, क्या उसने सच में झूठ कहा या फिर किसी ने उसे कंट्रोल कर रहे थे। यूना उसके बातों के साथ देती है। वो उन सबको कहती है प्रॉब्लम खत्म हो जाने के बाद उसे उसके घर वापस लौटा देने के लिए, लेकिन लॉर्ड कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर तो कोई मैजिक ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिओब्रिडा कहती है वो पोर्टल ओपन नहीं कर पाएगी, सिर्फ किसी पर मैजिक अप्लाई करके उसे दूर कहीं भेज सकती है। डिओब्रिडा कहती है अगर वो सब उस इंसान को ढूंढ पाए जिसने उसे समन किया था तब यूना जा पाएगा। यूना खुश थी कि सब उसके हेल्प करना चाहते हैं। यूना के और कोई कंडीशन नहीं था। डिओब्रिडा कंडीशंस देख के साइन कर देती है। एडी कहता है उसे भूख लग गया है। यूना क्रीमी स्ट्यू बनाने के लिए चली जाती है। किचन पे जाके वो रिंकर के बारे में सोच रही थी। यूना पोटैटो बटर और मीट को पका के क्रीमी स्ट्यू तैयार करते ही उसके सामने डिओब्रिडा आ जाती है। उसे इस डिश की खुशबू पसंद आई है। वो बहुत ही एक्साइटेड थी। यूना देखती है एडी गरम स्ट्यू नहीं खा पा रहा था। डिओब्रिडा स्ट्यू को ठंड कर देती है। यूना देखती है डिओब्रिडा एडी के बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे हो सकता है कि वो दोनों सेम सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए डिओब्रिडा उसके केयर करती है। तब डाइक उसे कुछ कहना चाहता है। यूना उसे बाद में कहने के लिए कहती है आप इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं। उनके चले जाने के बाद डाइक कह सकता है। डिनर के बाद यूना डाइक से पूछती है वो क्या कहना चाहता था। डाइक उसके बिहेवियर के लिए यूना से सॉरी कहता है। वो उसे कुछ ना कह के धोखा देना नहीं चाहता था। यूना नेक्स्ट टाइम से उसे ऐसे कुछ छुपाने से मना करती है। डाइक उसे प्रॉमिस करता है। यूना उसके बारे में जानना चाहती है। डाइक कहता है फिनिगर नाम की एक औरत ने खतरनाक समझौते में फंस गई थी। धीरे धीरे उसने खुद पर अपना नियंत्रण खो दिया था और आखिरकार उसकी मौत हो गया था। उसके बाद उसके पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। सिर्फ वही जिंदा बचा था। मरते वक्त उसके परिवार का गुस्सा, दर्द और नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो एक श्राप में बदल गया। ये श्राप काली धुएं में दिखाई दिया था। उसमें मैजिकल पावर रहने की वजह से वो उस श्राप के आधार बन गया। धीरे धीरे ब्लैक शैडो ने उसके मन को घेर लिया था। वो अपना असली मकसद और जीने की वजह भूल गया था और सिर्फ बदले की आग में जलने लगा। रिवेंज लेने के लिए उसने कई सारे लोगों के खून किया और खुद को पूरी तरह अंधेरे में खो दिया था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिन लोगों से उसके परिवार को नफरत थी वो सब
सब मर चुके हैं, इसीलिए अब उसके पास रिवेंज लेने के लिए कोई नहीं बचा और ना ही वो नया रिवेंज लेना चाहते हैं। उसकी रिवेंज आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन वो इतने वीक बन गया था कि चल भी नहीं सकता था। तब यूना ने उसे हेल्प किया। उसने यूना को थैंक्स कहते हैं उसे हेल्प करने के लिए। यूना मुस्कुराती है। डाइक उसके साथ ही आगे चलना चाहते हैं। यूना उसे डाइक बुलाना नहीं चाहती थी, वो उसे एलेक्स ही कह रही थी। एलेक्स हैप्पी था। कुछ दिन बाद नॉक्स आया था। वो गुस्से से पूछता है क्या सच में ये न्यूज सही है कि यूना दूसरी दुनिया से आई हुई है? उसे इस लॉर्ड ने कहा है वो इस जगह पे रहता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। लॉर्ड उसे चले जाने के लिए कहता है। नॉक्स नहीं जाना चाहता है और कहता है उसे इस लॉर्ड ने ही इनका खबर उन तक पहुंचाने के लिए कहा था। यूना पूछती है क्या इसीलिए गिरॉन भी आया था? गिरॉन कहता है वो तो मिस यूना के साथ देना चाहता था। नॉक्स उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो यूना से उसके दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। तब जेंट के साथ मिस्टर कीन और रिंकर आते हैं। यूना रिंकर को देख के टेंशन फ्री होती है। जेंट कहता है वो सब मर्चेंट गिल्ड पे था, उस जगह पे इस सीन को लेकर कुछ बातें हो रहा था। जेंट यूना को कुछ कहने जाते ही यूना कहती है एलेक्स मार्केट गया है। जेंट उसे सुन लेने के लिए कहता है। यूना बाद में डाइक को बता सकती है। उसने कहते हैं मर्चेंट गिल्ड पे लॉर्ड ने बातें करने गए थे। ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है, लॉर्ड ही उस गिल्ड को स्पॉन्सर करेंगे और 3 दिन बाद यूना के लिए सबरी लाया जाएगा। उसे तैयार रहना चाहिए। वो ट्रेजेडी लैंड जा रही है। रिंकर गुस्से से कहता है यूना नहीं जाएगी, यूना जाना चाहती है। वो उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में कहती है। रिंकर कहता है इसका मतलब यूना अलग दुनिया के है और मैजिक गायब कर सकती है, इसीलिए जाना चाहती है। यूना घबरा के हाँ कहती है। नॉक्स गुस्से से पूछता है वो डेमन कहाँ गई? तभी डियोब्रिडा के यूना को कहती है वो आ गई। वो रिंकर को रिक्वेस्ट करती है यूना के साथ जाने के लिए। रिंकर कहता है वो और क्या ही कर सकते हैं, अगर यूना जाना चाहती है तो उसे गाइड देना पड़ेगा। डियोब्रिडा कहती है उसे पता है यूना उस जगह पे जाके बीमार हो सकती है, इसीलिए उसके साथ किसी को जाना चाहिए। यूना कहती है वो कोई बेबी नहीं है, उसने डेजर्ट लैंड पे अकेले थी। रिंकर उसे लेके मजाक कर रहा था। जेंट परेशान था। रिंकर उसके साथ जाएगा ये सुन के कहता है तो उसने यूना को जाने देगा। यूना पूछ रही थी क्या जेंट उनके साथ नहीं आएगा? जेंट कहता है मर्चेंट गिल्ड शहर नहीं छोड़ रहा है, उसके काम बढ़ गया है, वो नहीं जा पाएगा। यूना मिस्टर किन की तरफ देखती है। मिस्टर किन भी उनके होटल छोड़ के नहीं जा पाएंगे। यूना अपसेट थी, उसे रोना आ रही थी। जेंट और मिस्टर किन घबरा के उसे समझाते हैं कि यूना ऑल टाइम के लिए नहीं जा रही है, उसे इस जगह पे ही आना पड़ेगी। मिस्टर किन उसकी रूम साफ रखने के प्रॉमिस करते हैं। उसे जब अच्छा लगे आ सकती है। यूना के आंखों से आंसू निकल आते हैं। 3 दिन जल्दी ही निकल जाते हैं। यूना तैयार होके किचन डाइनिंग हॉल और उसके रूम देख रही थी। वो इस सब को मिस करेगी। इस जगह के लोग जो खाने आते हैं नहीं भूल पाएगी। वो निकल पड़ती है। सबड़ी पे रिंकर था। वो यूना को अपसेट रहने से मना करता है। उसने कुछ खाने के बारे में पूछता है। यूना कहती है रिंकर ने सब फ्रूट्स खा लिया है और कुछ नहीं बचा है। दूसरी सबड़ी पे नॉक्स और एलेक्स एडी भी था। रिंकर पूछता है यूना क्यों जेंट से ज्यादा खाना नहीं ले आई? यूना कहती है जेंट ने बहुत सारा खाना दिया था, जेंट ने ही उन सब के जाने के लिए तैयारी कर दिया है। उसने कुछ कुकिंग पॉट दिया है। सबड़ी और ड्राई फ्रूट से उसने उन सबको बहुत हेल्प किया था। डियोब्रिडा रिंकर को कहती है अगर उसने मार्केट देख पाए तो रुक सकते हैं। यूना के कुकिंग के लिए कुछ सामान खरीदना है। यूना सोचती है तब तो वो खाना बना पाएगी। वो डियोब्रिडा से पूछ रही थी वो कहाँ तक जाएगी। डियोब्रिडा कहती है उसे और कुछ काम है। हाँ, रास्ता जाने के बाद वो और किसी रूट पे जाएगी। डियोब्रिडा उन सबको बाय कहती है। दूसरी तरफ उसे जाना पड़ेगी। वो उनके साथ नहीं जा सकती है। रात के टाइम पे जब सबने यूना के बनाए हुए खाना खा रहे थे तब डियोब्रिडा के कहती है अब वो सब और किसी डायरेक्शन पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले डियोब्रिडा डेमन और स्लॉथ को बुलाना चाहती है। लेकिन लॉर्ड के कहते हैं उन्हें डियोब्रिडा के ये डिसीजन पसंद नहीं आया। उसने इस जगह पे डेमन को क्यों लाना चाहती है? डियोब्रिडा डेमन बुलाना चाहती है। लॉर्ड और उसकी लड़ाई देख के यूना दोनों को चुप करा के कहती है उसे डियोब्रिडा के आइडिया अच्छा लगी है, डियोब्रिडा डेमन बुला सकती है। डियोब्रिडा कहती है वो जिस डेमन को बुलाएगी उसे ले आने के लिए उसे काफी सारा लाइफ चाहिए। लाइफ के बदले में डेमन आते हैं। लॉर्ड गुस्से में था कि डियोब्रिडा सच में बुरे डेमन है। यूना डर गई थी। डियोब्रिडा सबको चीटी का बिल ढूंढने के लिए कहती है। एडी चिटिया ढूंढ के दिखाता है। डियोब्रिडा उस तरफ देखती है। वो सबको दूर रहने के लिए कहती है। असल में डेमन पावरफुल होते हैं। एलेक्स यूना को संभल के रखा था, बाकी सब दूर थे। किसी जानवर के येलो आंखें और पैर दिखाई देते हैं। सबने देखते हैं
ये एक छोटा सा हैमस्टर है। यूना सरप्राइज्ड रह जाती है। डिओब्रिडा मुस्कुरा के कहती है चींटियों के अंदर डेमन ले आने से उसे ये हैमस्टर पे डेमन ले आना सही लगा। हैमस्टर के अंदर से योनेट यूना को देख के उसे उसके पास न आने के लिए कहता है। योनेट गुस्से में था कि इस लड़की के लिए कैसे डिओब्रिडा उसे समन कर सकते हैं। योनेट चला जाता है, उसे फिर से बुलाने से मना करता है। यूना को कुछ नहीं समझ आती है। वो कहती है उसने तो कुछ नहीं की थी। फिर भी डेमन क्यों गुस्से में थे। डिओब्रिडा कहती है उसे पता चल गई है यूना ही एक इंसान है जो डेमन को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। नेट गुस्से में नहीं था, वो डर रहा था कि यूना उसे टच करने से उसके मौत हो सकता है। वो यूना के हाथ पकड़ के कहती है उन सबको अब ट्रेजेडी लैंड जाना पड़ेगा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट स्पाइक होते हैं। यूना हैरान रह जाती है।